वो मैं पाऊं जिंदगी में। मेरे ना शूज बहुत टाइट बंधे हैं। ओके, जीते जाऊं बस इतना सा ख्वाब है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? नमस्कार बेटा, नमस्कार। एक बारी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई कैन सी ऑल योर गुड आफ्टरनून्स। इस रूम में कुछ तो हुआ है, इट इज लिटिल कुछ स्प्रे करवा दोगे क्या प्लीज? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा वॉइस क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए। ऑडियो कुछ स्प्रे करा दोगे क्या? हाँ, आज का डेट क्या है बेटा? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आज का डेट है बेटा 7th तो मंथ है ना, और 2026 साल है। साल पता नहीं मैं क्यों बोलती हूँ एपिथेलियल। ये क्या हो गया है? ये मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है ना। ये एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स टॉपिक है, एपिथेलियल टिश्यू पार्ट 2। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पढ़ाई करके आए हो? हाँ या ना? पढ़ाई करके आए हो कि नहीं बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट वो है, दिस इज आवर लास्ट क्लास ऑफ द वीक। सोचो, वीक शुरू भी हो गया, बैच स्टार्ट भी हो गया, बैच में 3 क्लासेस भी होने वाली है। दिस इज द 3rd क्लास एंड आई एम श्योर बेटा आप लोगों की एनर्जी और जोश बिल्कुल बरकरार है और बरकरार रहेगा। बस नमस्ते भैया, बस 2 स्प्रे करना भैया, ज्यादा भी नहीं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज द रिजल्ट सेलिब्रेशन अपोलो एंड ओ माई गॉड। ठीक है, और कोई भी नया बच्चा है सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ क्योंकि यूट्यूब वाली क्लास में मैंने बताया नहीं था। सो एनीबडी हु वांट्स माय हैंड रिटन नोट्स, दिस इज मेडिजी। बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी है, मुझे मालूम है ना। सो दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स जूलॉजी मेडिजी 2.0 जो आपको पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह पे मिल जाएगी गाइज। ठीक है, और एंड दिस इज बेटा द मॉड्यूल्स जो आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ कूपन कोड लगे हुए बेटा, यू कैन सी, यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू कैन गेट द मॉड्यूल्स फॉर योर सेल्फ। एंड हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे बेटा क्विक रिवीजन से। आई होप आप लोग, पता है अभी मैं एक गाना सुन रही थी, वो 2 लाइन में आपको, मतलब मैं गाना नहीं सुना रही हूँ तुम्हें, पर वो बड़ी बड़ी पॉजिटिव वो दी यार मेरे को। वॉइस लो है क्या? वॉइस ठीक करा देती हूँ, वॉइस परफेक्ट कर दिए, वॉइस परफेक्ट कर देंगे, कोई नहीं। तो पता है क्या, अभी मैं वो 2 लाइन सुन रही थी, कितना पॉजिटिव गाना है यार। की जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं जिंदगी में, जीते जाऊं बस इतना सा ख्वाब है। कितना पॉजिटिव है ना यार, है ना। और एक्चुअल में ऐसा हो सकता है यार, रियलिटी है। जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं और जिंदगी में मैं जीत जाऊं। और अगर आप बेटा ताबड़तोड़ मेहनत करते हो ना, आपको मिल जाएगा यार। आई एम टेलिंग यू, आप अगर लगे रहोगे ना बेटा, आई एम टेलिंग यू दिस यार, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल सकता है यार। जस्ट बी देयर, गिव योर 100% यार। गिव योर 100% ही होता है ना। वैसे हम कई बार बोल देते हैं ना, गिव योर 200%, गिव योर 1000%, गिव योर इतना %, बट एक्चुअल में दैट्स नॉट द रियलिटी। वी ओनली हैव 100% एंड गिव योर 100%, डैम 100% यार, 100% दो। ठीक है ना। चलिए हैशटैग एवरीबॉडी बेटा मेरे को एक बार बता दीजिए हाउ इज द जोश इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बेटा अब हम करेंगे सबसे पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। आपकी सोमू मैमड़ी के साथ में करेंगे सपोलो। यस एवरीबॉडी। तो क्लास की जो शुरुआत होनी चाहिए बेटा वो बिल्कुल इसी एनर्जी और माइंडसेट के साथ में होनी चाहिए एंड फिर उसके बाद ताबड़तोड़ सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट बेटा एपिथेलियल टिश्यू, और हमने कहा था एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू। इन भाई साहब को, या आई डोंट नो भाई साहब है कि जो भी हैं, तो एपिथेलियम हमेशा बेटा किसी और चीज के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। रीजन है उसका, जब आप उसको देखेंगे, ये मैंने पिंक कलर से एक चीज बनाई हुई है, ये मैंने बेटा सेल्स कुछ बनाए हुए हैं, ये मैं एपिथेलियल टिश्यू में मौजूद कुछ सेल्स को बना रही हूँ, जो सेल्स बेटा बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, काफी पास होते हैं, विद बेटा वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनके बीच में ना इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो वो सामान भरा हुआ है, जैसे ईंट है, ईंट के बीच में सीमेंट भरा हुआ है, तो सीमेंट इज लाइक अ मैट्रिक्स।
इज अ सब्सटेंस जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ चीजों का बना हुआ है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी बायोमोलिक्यूल्स में। फिर हम कहते हैं सपोलो कि यार स्पेस कम है तो स्पेस में मैट्रिक्स भी कम है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है मैम, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। एंड ये सबसे पहले बेटा जो रेस्ट कर रहे होते हैं एक नॉन सेल्यूलर लेयर पे रेस्ट करते हैं। ये सेल्स की नहीं बनी है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। इसको बनाता कौन है बेटा? इस बेसमेंट को बनाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियम होती है, और इस बेसमेंट के नीचे मौजूद एक और टिश्यू होती है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम दोनों मिलकर इस बेसमेंट नॉन सेल्यूलर लेयर का सिक्रीशन करते हैं। बेसमेंट अगेन बेटा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट नॉन सेल्यूलर होते हैं। बस ये वाली बात बेटा याद रखना, ठीक है ना। फिर बेटा जी मैंने कहा कि यार रीजन क्या है, यार क्या रीजन है कि एपिथेलियम के नीचे हमेशा बेटा कनेक्टिव टिश्यू होता है? क्या रीजन होता है? रीजन ये है मैम कि एपिथेलियम के पास ब्लड वेसल्स डायरेक्टली नहीं है, इट इज एवास्कुलर टिश्यू, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। लेकिन जिसके पास बेटा ब्लड नहीं होगा उसके पास न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? तो ये वो बेटा तेरा यार हूं मैं है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ब्लड सप्लाई है, मेरे पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, मेरे थ्रू जो मैं क्या करूंगी ना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को आपकी तरफ डिफ्यूज कर दूंगी। सो उसी कनेक्टिव टिश्यू से जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उसी से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होते हुए एपिथेलियम तक पहुंच जाता है। एपिथेलियम की रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन एबिलिटी होती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का जो पॉइंट है वो ये है बेटा, आप एपिथेलियल के सेल्स को देखोगे ना तो इस सेल्स के जो इस ऊपर वाले सरफेस को हम बोलते हैं एपिकल सरफेस, या फिर बोलते हैं बेटा फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस दो जगहों को फॉलो करती है बेटा, वर्ड टू वर्ड, एंड टू एंड, आंखों के आगे चलना चाहिए। क्या बताया था मैम ने एज पर एनसीईआरटी? फ्री सरफेस आइदर फेसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इट फेसेस द बॉडी फ्लूइड्स। एनसीईआरटी की लाइन है। और ये बात कि टिश्यू को तुम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इतनी सुपर पावर तुम्हारे पास नहीं है, यू नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर that देखोइंग of the tissue, the microscopic study of the tissue। माइक चेंज कर रहे हैं क्या? The microscopic study of the tissue बेटा that is called as the histology। और बेटा जब आप इसके फ्री सरफेस को देख रहे हो तो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है जब आपका ये अंदर बॉडी के अंदर मौजूद है एपिथेलियम कहीं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को या आउटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। जैसे तुम्हारी एपिथेलियम जब तुम्हारी स्किन में मौजूद है तो उसका फ्री सरफेस बाहर की तरफ है, तो आउटर एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है तुम्हारा फ्री सरफेस, ठीक है मैम। ये सारी बातें कर ली थी। इसकी ओरिजिन बेटा एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल तीनों ओरिजिन होती है। और इसके अलावा ये करता क्या है, और करता क्या है वो हम अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे कि फ्री सरफेस पहली बात तो मॉडिफाइड हो सकती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड हो सकती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम भी कहते हैं उसे, या उसके ऊपर एडिशनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पिच हाई है यार, पिच ना आप चेक कर लेना प्लीज एक बार ना बेटा, वो पिच चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले वाला ठीक था माइक, कोई बात नहीं, अभी वो चेक कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग बेटा फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो जो आपकी बेटा एपिथेलियल सेल से बहुत ज्यादा गेन मत लगाना यार, बहुत ना खड़खड़ाहट वाली आवाज लगती है। हाँ तो सीलिया हो सकती है बेटा, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जहां पे भी सीलिया होगी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में वो हेल्प करेगा। अब एपिथेलियम बेटा अगर सिंगल लेयर तुम्हें दिख रही है, ये सिंपल एपिथेलियम होती है, लेकिन अगर यही बेटा मैं ना इसमें ऐसे 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 करके 2 और मोर लेयर्स बना दूं तो मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होगी, कंपाउंड एपिथेलियम। जो मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है ना बेटा वो आपको प्रोटेक्शन दे रही होती है, जैसे आपकी स्किन में है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। लेकिन जो आपकी सिंपल एपिथेलियम होती है, क्योंकि वो पतली है ना, उसमें से आप चीजों को फिल्टर इजीली कर पाओगे, डिफ्यूजन इजीली कर पाओगे, सिक्रीशन इजीली कर पाओगे, एब्जॉर्प्शन इजीली कर पाओगे। सो उसका मेजर रोल आपको इन्हीं चीजों में दिखेगा, बट आपकी जो कंपाउंड होती है उसका काम आपको प्रोटेक्शन में यूजुअली दिखेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, एवरीबॉडी सारे सपोले बताएंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेटा एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस, पहले तो मैं सिंपल एपिथेलियम ही बता रही हूं। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, बिकॉज शेप बेटा 3 ही हो सकती है। सिंपल स्क्वामस बेटा इन जस्ट 2 मिनट्स रिवाइज करो, फ्लैट सेल्स, फ्लैट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन द सेंटर, फ्लैट सेल, फ्लैट न्यूक्लियस, पोजीशन इन द सेंटर। और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऊपर से देखोगे तो उसकी बाउंड्रीज बड़ी इरेगुलर टाइप की होती है, डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, बिकॉज बेटा इट हैज अ वेरी इरेगुलर बाउंड्री, इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। और क्योंकि बिल्कुल चपटी होती है सपोलो, तो टाइल्स जैसी दिखती है, जैसे तुम्हारा रास्ता है, तो इट इज कॉल्ड एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। इसमें से फिल्टरेशन डिफ्यूजन बहुत इजीली होगा क्योंकि बहुत पतली है,
मतलब सारी सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलमनार और स्क्वामस को कंपेयर करूंगी, सबसे पतली है। तो मेरे लंग्स में एल्वियोलाई है, तेरे पास भी है बेटा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से हम डिफ्यूजन करते हैं गैसेस का, तो वहां सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ब्लड वेजल्स होती है हमारी, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन्स हो। इनफैक्ट कैपिलरी, सबसे अंदर वाली लेयर कैपिलरी में तो सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की ही वो बनी होती है और उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो आप ब्लड वेजल्स में जब भी बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात करते हैं ना, तो उसमें उसको स्पेसिफिकली एंडोथेलियम बोलते हैं। ठीक है मैम। उसके बाद हमारी नेफ्रॉन में बेटा बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, उनमें से चीजें फिल्टर करते हैं हम, तो उसमें भी बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। और इसमें ना यार, इसमें कोई सीलिया तुम्हें नहीं दिखा, इसमें तुम्हें कोई माइक्रोविलाई नहीं दिखी। मैं क्यूबॉइडल में जब आई तो मैंने कहा क्यूबिकल सेल होती है, न्यूक्लियस राउंड होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर पे होती है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल हो सकती है, मतलब उसके फ्री सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये कौन सा क्यूबॉइडल मैंने बनाया है गाइस, ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये क्यूबॉइडल, ठीक है। और मैं कह रही हूं या तो उसके ऊपर बेटा ऐसे माइक्रोविलाई हो सकती है, या तो उसके ऊपर बेटा ऐसे सीलिया हो सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। और बेटा मैं आज आपको कॉलमनार भी पढ़ाऊंगी ना, मैंने कहा ना एग्जैक्टली वैसा ही तुम्हें लगेगा। सिंपल कॉलमनार जो, सिंपल क्यूबॉइडल जो है यानी ये वाला, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल जो है यानी कि ये वाला, इन दोनों का काम बेटा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में होता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन बेटर कौन कर पाएगी बेटा, बेटर कर पाएगी जिसके पास माइक्रोविलाई है, दैट्स इट, ठीक है ना। सीलिया का काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सीलिया का एग्जांपल था बेटा आपकी स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल का एग्जांपल था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। आपको जब मैं नेफ्रॉन पढ़ाऊंगी आप देखोगे बेटा उसमें से मैक्सिमम चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है ना। और फिर बेटा अगर आप देखोगे डीसीटी, आप देखोगे थायराइड फॉलिकल्स, आप देखोगे ओवरी और टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम होता है। या आप देखोगे, और क्या एग्जांपल बताया था, एक मैंने बताया था डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो छोटी डक्ट्स होती है ना बेटा, उन छोटी डक्ट्स में आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर कोई दुखदर समस्या नहीं। और पहले मुझे ना ये बताना भैया 2 ग्लास और ले आना प्लीज। वॉश कर रहे हैं, ठीक है भैया, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है भैया, थैंक यू। बेटा एक बार मुझे बता दो एग्जाम्पल्स याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं पहले आप लोगों से बेटा, अरे स्पैमिंग करना बंद करो यार, कुछ बच्चे ना यार, पढ़ो यार, पढ़ो पढ़ो। देखो मैं कितने अच्छे मूड से आई हूँ, अपना मूड ठीक करती हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैं ऐसे मुंह बनाऊंगी तो फिर वो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। आवाज चेक कर ली ना, हाँ समझ गए ना बेटा। हर क्लास में एक ही बात कहूंगी, सिंपल चीज यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू कॉम्प्लिकेटेड चीज। फालतू की बेटा ज्ञान की बातें इधर ऐसे कर लेते हैं, ये 5 दिन की स्ट्रैटेजी बना देते हैं, करोड़ों दिन की स्ट्रैटेजी बना देते हैं, 6 दिन में पूरा सिलेबस कर लेते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको डेली क्लास में आना है, आपको डेली क्लास पूरा बेटा एंड तक देखना है, आपको डेली बेटा जो भी कराया जा रहा है वो करना है, डेली जाके उसको रिवाइज करना है, फोर्टनाइटली जो टेस्ट हो रहे हैं वो देना है, और डीपीपी जो है वो सॉल्व करनी है, बेसिक। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सही है। बस इतना करने का तुम्हें वादा करना है, नथिंग एल्स आई एम डिमांडिंग एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज इनफ बेटा। जिसको इनफ नहीं लगता है उसको कभी जिंदगी में इनफ नहीं लगेगा, बट मैं चाहती हूं जो इनफ, जो बच्चा सिंसियर बच्चा बैठा है वो मेरी बात समझ के बेटा डिस्ट्रैक्ट ना हो। एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड आई एम टेलिंग यू बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में याद नहीं होगा, 3-4 बार में तो याद हो जाएगा। ओके सपोलो, लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा विद the topic of today. You have to be attentive होके क्लास में सुनोगे बिल्कुल अटेंशन के साथ में, because I want zoology की क्लास में आपको लास्ट में रिवीजन करने में it should take only 5 to 10 minutes, not more than that. अगर आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप क्लास में नहीं सुन रहे ध्यान से। इतनी बार मैं रिवाइज कराती हूँ, इतनी बार एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, just 5 to 10 minutes after that, so be very attentive. okay मैम स्माइल प्लीज। तो अब हम करने वाले हैं गाइस कॉलमनार एपिथेलियम। कितना सरल है देखो, इलोंगेटेड, लंबे लंबे, टॉल, पतले, स्लेंडर सेल्स होते हैं। ऑफ कोर्स मैम इसका न्यूक्लियस ओवल होता है और इसकी न्यूक्लियस की पोजीशन बेस पे होती है। अब ये भी बेटा बिल्कुल क्यूबॉइडल के जैसे, या तो उसके फ्री सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, या तो वो ब्रश बॉर्डर्ड होगी, या तो वो सीलिया वाली होगी, खत्म। विद एग्जांपल, सीलिया वाली मूवमेंट कराएगी, अगर बेटा सिंपल है या ब्रश बॉर्डर्ड है तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कराएगी। देयर इज नो रॉकेट साइंस। सिर्फ एक नई चीज जो इसमें पढ़ रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो शायद शेप और न्यूक्लियस की पोजीशन तुम्हें नहीं पता चली है। अदर देन दैट द एग्जांपल्स, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। हम तीसरा जो सिंपल एपिथेलियम करने वाले हैं बेटा, दैट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम,
ओके, सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम। और जो बताया है बेटा एग्जैक्टली वही लिखो। तुम्हें अगर लर्न हो गया है कि मैम ने क्या बताया अभी, तो तुम खुद से लिख लो ये पॉइंट्स, ठीक है ना। आई एम श्योर तुम सही ही लिखोगे बेटा। मैं डायग्राम बनाती हूँ साइड में, एक काम करती हूँ यार, है ना, इधर पॉइंट्स लिखे इधर ही फ्लो चार्ट बना दूंगी, तो डायग्राम को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बेसमेंट। इसमें अब मैं बेटा, अगर अभी तक जब हम बेटा एपिथेलियम बना रहे थे ना, एक्चुअल में हम इन्हीं को बना रहे थे। अरे यार ज्यादा ऊपर बनाया ना तो मेरा हाथ जो है कहाँ पर है। कोई बात नहीं, मेरे जो ये हैं थोड़े डरे हुए बेटा कॉलमनार है। मैं वैसे उसका सहारा ले सकती थी, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिया का, लेकिन इट्स फाइन बेटा। आपको समझ में आने से मतलब है, समझ में आपको आ गया है। और मैं यहाँ पे बेटा पॉइंट लिख देती हूँ। सेल्स कैसी हैं, इलोंगेटेड लंबी, इलोंगेटेड, टॉल, स्लेंडर मतलब बेटा पतली, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी बेटा न्यूक्लियस ओवल एंड एट द बेस। खत्म बात, खत्म बात, दैट्स ऑल बेटा। सेम फ्लो चार्ट बनाएंगे, सेम फ्लो चार्ट बनाएंगे। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। टेक्निकली हम 3 टाइप की इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप। नंबर 1 जिसमें मैं सिंपल बेटा कह रही हूं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम ही है। एंड जब मैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम कह रही हूं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उसके फ्री सरफेस पर, सिंपल एपिथेलियम नहीं लिखती हूं बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, फ्री सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। नंबर 2 ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार, यानी कि उसके ऊपर माइक्रोविलाई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। एंड नंबर 3 is beta ciliated columnar. ओके मैंने कल क्या बोला था, बिल्कुल भी आपको उसमें थ्योरी चिपकाने की जरूरत नहीं है बेटा, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ तुम डायग्राम बनाओ कि यार मैम सिंपल कॉलमनार का मतलब आप यही कहना चाहते हो ना। यस मैम, एग्जैक्टली यही कहना चाहते हो। देखो न्यूक्लियस बेस पे है, बेस मतलब नीचे की तरफ, और ओवल है शेप इसका, देखो ओवल। अंडा इज ऑल्सो ओवल ना, जस्ट लाइक दैट। अब इसमें अगर मेरे को बनाना है तो मैं इसमें बस बेटा क्या करूंगी, इसमें ब्रश बॉर्डर बना दूंगी। अब इसको तुझे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा कि सेल्स हैव माइक्रोविलाई, वो तुझे समझ में आ गया है ऑलरेडी, उसको डेफिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ फंक्शन जरूर लिख लेना, इन दोनों का काम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में है, इसका काम बेटा किस में है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस में है। ओके ओके परफेक्ट बेटा परफेक्ट। क्योंकि बेटा इसको ना साथ साथ मेरे साथ साथ ही नोट करते जाओ, क्योंकि आपको याद हो गया होगा, आई एम वेरी श्योर। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, secretion and absorption, ठीक है ना, and movement of substances, ये सब आपको मालूम है। the only thing is examples. okay now what is the example of simple columnar?
ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एंड सिलिएटेड कॉलमनार। बेटा अगर आप कॉलमनार एपिथेलियम में ना ब्रश बॉर्डर्ड और सिंपल कॉलमनार के एग्जांपल देखोगे तो उसमें ओवरऑल ना जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। जीआई ट्रैक्ट का मतलब होता है, अब लाइक वी आर सेइंग बेटा हम हर एक बॉडी पार्ट में तो नहीं देख रहे हैं, जो जो हमारे बेटा काम के हैं या जो जो तुम्हारी टेंडेंसी है कि तुम्हारे चैप्टर्स में यूज होते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो वाले एग्जांपल्स कवर करते हैं। तो जब तुम देखोगे ना बेटा कॉलमनार का जो एग्जांपल दिया होता है, सिंपल वाला और ब्रश बॉर्डर वाला, दोनों के एग्जांपल दिए होते हैं जीआई ट्रैक्ट। मैं तुम्हें एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, उसमें भी शायद कॉमनली दिया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज योर एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में कहीं कहीं पे ब्रश बॉर्डर्ड होगा, कहीं कहीं पे बेटा सिंपल वाला होगा, जहां से सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा करने की जरूरत है। बचपन में ही पढ़ते आ रहे, इंटेस्टाइन हमारी जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें से चीजें एब्जॉर्ब होती है ना बेटा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सो यू हैव इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली। वैसे मैं ओवरऑल अगर एग्जांपल लिखूंगी तो मैं ओवरऑल एग्जांपल ऐसे बेटा कॉमन करके लिख सकती हूँ। कॉमन एग्जांपल में लिख सकती हूँ हमारे जीआई ट्रैक्ट में ना मैम सिंपल वाली भी है और ब्रश बॉर्डर्ड वाली भी है। दिस इज द कॉमन एग्जांपल। एंड जब मैं जीआई कह रही हूं मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक। और इंडिविजुअली अगर मेरे को लिखना है तो मैं सिंपल वाली में बेटा लिख दूंगी हमारी स्टमक, सिंपल वाले में मैं लिख दूंगी हमारी स्टमक, और मैं बेटा ब्रश बॉर्डर में एक एग्जांपल लिख दूंगी इंटेस्टाइन। मेक सेंस? यस यस एवरीबॉडी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? सिलिएटेड 100%, वेरी गुड यार। सिलिएटेड कॉलमनार का एग्जांपल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बिकॉज पेपर में पूछा भी गया है, पूछा गया नीट के पेपर में पूछा गया है। एंड द एग्जांपल इज वेरी कॉमन एग्जांपल इज फेलोपियन ट्यूब। एनसीईआरटी ने ना एक लाइन दी हुई है, एनसीईआरटी ने ना बेटा सिलिएटेड एपिथेलियम अलग से ऐसे दिया हुआ है, मैं रीड करवाऊंगी तुम्हें। तो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है सिलिएटेड जो हमारी एपिथेलियम होती है वो यूजुअली हमारे हॉलो ऑर्गन्स में मौजूद होती है। हॉलो स्ट्रक्चर्स, हॉलो ऑर्गन्स का मतलब जो अंदर से खाली होते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब देखो ना, है ना, तो ऐसे अंदर से खाली स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे यूजुअली ये मौजूद होती है। हमारी ट्रेकिया देख लो तुम, वहां पे भी सिलेटेड एपिथेलियम होती है, वहां पे ये नहीं होती है बेटा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं सिलेटेड कॉलमनार एग्जैक्टली कहां है? हमारी फैलोपियन ट्यूब। एंड रिलेट करो अब बेटा, मैंने सिलिएटेड क्यूबॉइडल कहां बताया? ऐसे याद रख लो, वो छोटी सेल्स है तो वो स्मॉल ब्रोंकियोल्स में थी, ये लंबी सेल्स है तो ये लार्ज ब्रोंकियोल्स में मौजूद होती है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है बेटा हमारी फैलोपियन ट्यूब, इसके एग्जाम्पल है हमारी फैलोपियन ट्यूब, और इसके एग्जाम्पल है हमारी लार्ज ब्रोंकियोल्स, ठीक है। क्या करेगी बेटा फैलोपियन ट्यूब में? ओवा की मूवमेंट। क्या करेगी ब्रोंकियोल्स में? म्यूकस की मूवमेंट। इफ यू वांट टू राइट यू कैन डेफिनेटली राइट इट मूवमेंट ऑफ ओवा, बट होपफुली शायद तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि किसकी मूवमेंट करा रही है ना, मूवमेंट ऑफ म्यूकस। क्या कोई परेशानी बेटा यहां तक किसी को भी? हम सिंपल एपिथेलियम के जो, अरे ये क्या लिख दिया है मच, हाँ, सिंपल एपिथेलियम का जो बेसिक बेटा क्लासिफिकेशन था ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। और जब मैं पूरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम तुम्हें पढ़ा दूंगी तो मैं 5 मिनट्स में तुम्हें 1 से लेके लास्ट तक पूरा रिवाइज कराऊंगी। बट मैं बार बार कह रही हूँ मेरा रिवीजन नहीं होना चाहिए ना बेटा, आपका होना चाहिए। मैं मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, बट आपको उस चीज को बेटा यूटिलाइज करना है। मैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करा दूंगी, ठीक है, जब एपिथेलियम पूरा पढ़ा दूंगी। अभी देखो, सुनो मेरी बात। एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसको शुरू करने से पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, क्यूबॉइडल और कॉलमनार वाली। तो अब देखो शेप के बेसिस पर तो 3 ही थी, स्क्वामस यानी फ्लैट हो सकती है, क्यूबिकल यानी क्यूबॉइडल, कॉलमनार यानी कि बेटा इलोंगेटेड वाली। शेप के बेसिस पर तो मैम 3 टाइप की ही हो सकती है। उसके अलावा मैं कह रही हूँ ब्रश बॉर्डर्ड है, सिलिएटेड है, वो तो फिर मॉडिफिकेशंस ही हैं उनके ऊपर की, शेप तो यही है। अब एक और एपिथेलियम आता है जिसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होती है बेटा फॉर सिक्रीशंस। द एपिथेलियम विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। ग्लैंड्स आप किसे कहते हो बेटा? ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशंस। तो मैं कह रही हूं कि कुछ एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम ही होती है और वो स्पेशलाइज्ड होती है, और सिंपल ही होगी ना, सिक्रीट कर रही है, तो मल्टीलेयर तो नहीं हो सकती है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन और उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैम इनमें शेप क्या होता है?
बेटा इसमें शेप या तो क्यूबॉइडल हो सकती है सेल्स की, या तो कॉलमनार हो सकती है, फ्लैट सेल्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पढ़ने से पहले एक बार ही मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराना चाहूंगी जो हमारी बची हुई है बेटा क्यूबॉइडल और कॉलमनार की। एवरीबॉडी बेटा अटेंटिव एंड लिसन टू एनसीईआरटी केयरफुली, इट्स अ रिवीजन। धन्यवाद भैया, यहां रख देंगे क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, सही बात है मैम। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। नाउ लुक एट दिस बेटा, सो इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स कंपाउंड में भी पढ़ाऊंगी अभी, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स होती है, बट वहां डायरेक्ट डक्ट्स दी हुई है। उसमें दिया हुआ है सलाइवरी डक्ट, उसमें दिया हुआ है पैंक्रियाटिक डक्ट, तो वो भी तो डक्ट है, तो फिर ये भी तो डक्ट है। तो मैम डिफरेंस क्या हुआ? तो छोटी डक्ट्स में ये होता है। और तुम अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे वैसे बेटा एनसीईआरटी तो पुरानी वाली तुम्हारे पास होगी नहीं, पर तुम ऐसे स्मॉल डक्ट मैंने लिखवा ही दिया है वैसे, है ना। एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी, टिब्यूलर पार्ट, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, tubular part of नेफ्रॉन। जब मैं नेफ्रॉन पढ़ाऊंगी भी तो मैं कहूंगी नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसे रीनल टिब्यूल कहते हैं। आपको अभी जानने की उसमें जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है, पढ़ाऊंगी। टिब्यूलर से अभी बेटा आप ये याद रख सकते हो, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल बोल रही हूँ, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल बोल रही हूँ, तो टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में तो है ही मैम। मेन फंक्शंस इसके होते हैं सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सही बात है मैम, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल हैज माइक्रोविलाई। अब एनसीईआरटी ने दिया सब है बट बहुत रैंडमली दिया हुआ है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, हमने तो इसीलिए फ्लो चार्ट बना लिया। कॉलमनार बस खत्म कर दिया, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर से, लंबे लंबे बेटा पतले पतले सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस इसकी बेटा बेस पे लोकेटेड होती है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, सही बात है मैम। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपको स्पेसिफिकली मालूम भी है, स्टमक में सिंपल कॉलमनार हम कह सकते हैं, इंटेस्टाइन में हम कह सकते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। नाउ दे से if the columnar or cuboidal cells are bearing cilia on their free surface, then they are called as ciliated epithelium. अगर उन्हीं के फ्री सरफेस पर सीलिया होती है, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। और सीलिया अगर है, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स, किसी पार्टिकल को या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ऐसे 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 नहीं होती है, एक डायरेक्शन में बेटा मूव करना ओवर द एपिथेलियम। They are present mainly in the inner surface of hollow organs like bronchioles, fallopian tube. Like I said ना बेटा, you can include this line in your notes. In general तुम एक लाइन इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज मैं एनसीईआरटी के वर्ड्स ना मैं चाहती हूँ हर एक चीज तुम्हारे ना नोट्स में इंक्लूडेड हो, इसलिए मैं हर चीज बता देती हूँ तुम्हें, है ना। बट टेक्निकली हम कर चुके हैं और इसमें बताया नहीं है कहाँ पे कौन सी एपिथेलियम है, बोला सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। तुम ये नोट डाल के लिख सकते हो बेटा, सिलिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो हॉलो ऑर्गन्स, सिलिएटेड एपिथेलियम यूजुअली हमारे हॉलो ऑर्गन्स में मौजूद होती है, राइट गाइस, बस दैट्स ऑल। अब हम शुरू करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस, वेरी इजी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल जंक्शंस पहले लिख दिया हमने, ऑल राइटी। हम करेंगे बेटा जी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक ऐसी एपिथेलियम जो स्पेशलाइज्ड हो सिक्रीशंस के लिए, तभी इसको ग्लैंड कह रहे हैं, ठीक है ना। सो लिखो इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले लिखो बेटा, एपिथेलियम दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस। वो सिक्रीशन कुछ भी हो सकता है यार, वो सिक्रीशन सलाइवा हो सकता है, वो सिक्रीशन बेटा मिल्क हो सकता है, वो सिक्रीशन डाइजेस्टिव जूसेस हो सकते हैं जिसमें एंजाइम होते हैं, वो सिक्रीशस बोल रही हूँ, वो सिक्रीशन स्वेट हो सकता है, वो सिक्रीशन बेटा ऑयल हो सकता है, वो सिक्रीशन म्यूकस हो सकता है, दैट कैन बी एनी सिक्रीशन, गॉट इट। ऐसे एपिथेलियम जो स्पेशलाइज होती है सिक्रीशन के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां कि सेल्स या तो क्यूबिकल होती हैं, यहां सेल्स आर आइदर क्यूबिकल, आइदर क्यूबिकल यानी क्यूबॉइडल वाली हो सकती है, क्यूबिकल, और कॉलमनार, नॉट फ्लैट सेल्स।
गॉट इट? ठीक है, अब मैमड़ी ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम की ना बहुत सारी बेटा क्लासिफिकेशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल तुम सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो क्लास में, मुझे तुम्हें क्लासीफाई करना है, तो मैं तुम्ही को सेम सेट ऑफ स्टूडेंट को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? बेटा मुझे बताओ। आई कैन क्लासीफाई यू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ वेट, आई कैन, बट उसका कोई पर्पस नहीं होगा, जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ मे बी जेंडर, एंड टीचर के लिए सबसे जो मस्त टीचर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, सेक्शन ए सेक्शन बी। कई स्कूल्स में होता है ऐसे, सेक्शन ए सेक्शन बी जो होता है नंबरों के बेसिस पर होता है। हमारे केवी में नहीं होता था ऐसा, ऐसा कोई बेटा टॉपर वॉपर कुछ नहीं होता था भाई, है ना। हम लोग भेदभाव नहीं करते थे, हम लोग के लिए सब नालायक थे। तो लेकिन तुम सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो ना, उसको मैं अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई कर रही हूँ, है ना। तो एपिथेलियम वही है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बट आई कैन क्लासीफाई द एपिथेलियम ऑन डिफरेंट बेसिस। ये एनालॉजी इसलिए बताती हूँ क्योंकि उससे तुम्हें बेटर रिलेट कर पाता है, राइट, उससे तुम्हें बेटर रिलेट कर पाता है। यार इमोजीज ना गायब हो गई है, चेक कर लेना, है ना। तो अब मैं कह रही हूं नंबर 1 जो मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम को बेटा क्लासीफाई करूंगी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, वेरी इजी, एक होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक होती है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। बेटा कोई भी मेरे क्लास में बैठा हुआ बच्चा, मुझे लगता है अगर जरा से भी अंग्रेजी जानता है तो उसको इस डेफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब मैं यूनिसेलुलर ग्लैंड बोल रही हूं तो उसका क्या तात्पर्य है, और जब मैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड बोल रही हूं तो उसका क्या तात्पर्य है। लुक एट माई हिंदी, डैम गुड। है ना, हिंदी की क्लासेस बहुत अच्छी होती थी यार, आई मिस, कितना समय हो गया यार। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सो मैं इसकी क्लासिफिकेशन कर रही हूँ बेटा, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन। एंड ये ना बहुत इजी टॉपिक्स है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आसान टॉपिक्स है, एंड एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रही हूँ, आसान लगता है बच्चों को क्लासिफिकेशन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेटा आई एम गोना डू इज ऑन द बेसिस ऑफ number of cell, on the basis of number of cell, the glandular epithelium beta can be classified as, and let me tell you, भाई किसी को ये तो नहीं लग रहा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ये सिंपल एपिथेलियम ही है, मैं भी कंपाउंड पे आई नहीं हूं, है ना। और बेटा टेक्निकली मैम ने क्या कहा था कि सिक्रेशंस बेटा कर रही है तो पतली होनी चाहिए ना, तो ये सिंपल एपिथेलियम ही है बाय द वे, और ये शेप तो वही है, इसलिए हमने उसमें नहीं लिखा है कि नंबर 4, ऐसे नहीं लिखा है हमने, समझ रहे हो, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेटा नंबर ऑफ सेल मैं कह रही हूं इट इज बेटा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल यू हैव यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। हम इसकी छवि भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी वाली छवि है वैसा कुछ बनाएं, ट्राई करेंगे। पहले तो हम इसके नाम से इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, आई मीन टू से इसके नाम से इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। यूनी मतलब सिंगल, ओके, सिंगल आइसोलेटेड सेल, सिंगल आइसोलेटेड सेल makes secretions। एनसीईआरटी ने एक बेहद ही बेटा खूबसूरत डायग्राम बनाया हुआ है, हाँ वो हमारे डायग्राम से तो कम खूबसूरत होगा, लेकिन whatever, ओके। सो दिस इज बेटा द सेल, ऐसे बनाया हुआ है, ओके। Goblet cell, goblet cell is an example of beta unicellular, it's a very famous example, it's a very common example, it's a very important example, नीट में आया हुआ सवाल है। जो goblet cells होते हैं
ये क्या करते हैं बेटा, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज अ चिपचिपा सब्सटेंस। म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस है। किसी भी एपिथेलियम के ऊपर ये एक बेटा बहुत ही एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है उसको, है ना, लुब्रिकेशन का काम करती है। सो म्यूकस इज अ सब्सटेंस विच इज सीक्रेटेड बाय दिस बेटा, दिस आइसोलेटेड सेल, जिसे मैं कह रही हूं गॉबलेट सेल। सिंगल सेल एक इकलौता काफी है, वो खुद ही सिक्रीशन बना सकता है, दैट इज यूनिसेलुलर। लेकिन बेटा एक ऐसा ग्लैंड जहां जो सिक्रीशन है ना बेटा, वो कतई एक तो उससे नहीं बन सकते, मल्टीपल बेटा सारे मिलके उसको बना रहे होते हैं। मैं यहाँ पहले तो डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, एक सेकंड आप उसको तब तक नोट करो। मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी ने कैसा डायग्राम बनाया है ना, ऐसा सा कुछ डायग्राम बनाया होगा, होपफुली, लेट मी मेक इट। ओके, अब इसमें बहुत पेंटिंग करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ना मुझे बहुत सारे सेल्स दिखाने पड़ेंगे, बट दिखा देते हैं, इतनी भी नहीं है बेटा, जल्दी बन जाएगी। हमारी बॉडी में ज्यादातर ग्लैंड्स जितना तुम सोच पा रहे हो, है ना, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, है ना, मैमरी ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड तुम वैसे मोस्टली इमेजिन कर पाते हो, वो सारे बेटा हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। आप देखो ऐसा सा डायग्राम कुछ बनाए, चाहे हम कितना भी सुंदर डायग्राम बनाए, हम एनसीईआरटी का डायग्राम हमेशा देखेंगे, ठीक है ना। सो आप देखोगे बहुत सारे सेल्स मिलके यहाँ पे जब सिक्रीशंस को बना रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेटा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। सो यहां पे लिखेंगे मेनी सेल्स टुगेदर, मेनी सेल्स टुगेदर makes a secretion, makes the secretion। ओके गाइस, करोड़ों एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन हमें थोड़े बहुत हम लिख लेते हैं। मोस्टली हमारे ग्लैंड्स बेटा यही होते हैं, सलाइवरी, स्वेट, है ना, मैमरी, एक्सेट्रा। ओके, मैनी मैनी लिख लीजिए गाइस। डन, डन करो यार, क्या कर रहे हो, डन करो। राज कह रहे हैं मैम ग्लैंड्यूलर सेल, बेटा तो ये वाला लिख चुके हो ना पार्ट, है ना, इतना बड़ा डाउट खुलता नहीं कि क्या बताऊं, ये वाला पार्ट कर चुके हो ना। हाँ, ग्लैंडुलर सेल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्यों नहीं है यार, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कैसे होगी, वो उसमें सेल्स का शेप फ्लैट नहीं है, दैट्स एन इन्फॉर्मेशन की नहीं है उसमें शेप वैसा। मैम गॉबलेट सेल का डायग्राम समझ नहीं आया बेटा, वैसे मैं एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगी कि आप जब ना है तो एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स है, बट एक इकलौता सेल सिक्रीशन बना रहा है। यहां क्या हो रहा है तू देख, बहुत सारे सेल्स हैं वो मिलके उस सिक्रीशन को बना रहे हैं। तो जब बहुत सारे सेल्स है तो वो मल्टी सेलुलर हो गया, सिंगल सेल है वो सिक्रीशन बना रहा है तो वो यूनिसेलुलर हो गया, ठीक है बेटा। मैक्सिमम प्रियंका तू कहना क्या चाह रही है, मैं समझी नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। म्यूकस ग्लैंड लिख तो दिया बेटा, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रिंस। तो जब फ्लो चार्ट बनाया था, ये कुछ एक्स्ट्रा है क्या? प्रतिभा बेटा ग्लैंड्यूल देख, प्रतिभा सिंपल एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, यानी कि सिंपल एपिथेलियम में जो सेल्स के स्ट्रक्चर है उस बेसिस पर मैं सिंपल एपिथेलियम को 3 ही पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि सेल्स का जो शेप है ना वो सिर्फ या तो फ्लैट यानी स्क्वामस, क्यूबॉइडल या कॉलमनार हो सकता है, ठीक, इसलिए 3 ही पार्ट्स हैं। अब उसके अलावा मैं जितने भी बताऊंगी ना वो उसी की मॉडिफिकेशंस है, कि अब मैं जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक प्रकार का सिंपल एपिथेलियम है, बट शेप तो उन्हीं में से है ना, समझ रही है, शेप के वाइज बेटा 3 ही है। ओके, गॉबलेट सेल म्यूकस सेक्रेटिंग सेल होता है यार। आदित्य बेटा यार, हरकीरत, गॉबलेट सेल्स ब्रश बॉर्डर्ड होते हैं, यस
एब्सोल्युटली बेटा। आइसोलेटेड मतलब अलग से बेटा, बोलते हैं ना मैं बड़ा आइसोलेटेड फील कर रहा हूं, आइसोलेटेड मतलब अलग। मैम ये मल्टीसेलुलर कैसे होगा, फिर मल्टीपल सेल्स तो कंपाउंड एपिथेलियम में होते हैं। रिधिमा अच्छा ठीक है, नाउ आई विल स्विच ऑफ द चैट्स। चैट्स क्या डाउट्स, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, रिधिमा कह रही है कि मैम मल्टीसेलुलर में मल्टीसेलुलर कैसे होगा, मल्टीपल सेल्स कंपाउंड, मल्टीपल सेल्स नहीं, मल्टीपल लेयर। एक बेसमेंट है, उसके ऊपर एक लेयर है सेल्स की, उसके ऊपर एक लेयर है सेल की, उसके ऊपर एक लेयर है सेल की, उसके ऊपर एक लेयर है सेल की, वो कंपाउंड एपिथेलियम हुआ। चौड़ी वॉल तूने ऐसे बनाई, समझी? बहुत सारे सेल्स तो होंगे ही ना, टिश्यू है, एपिथेलियम है, बहुत सारे सेल्स तो होंगे ही, मल्टीपल लेयर नहीं है बेटा। बेसमेंट से एसोसिएटेड केवल एक ही लेयर है, उसके ऊपर 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 आती जाएगी तो कंपाउंड एपिथेलियम। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नाउ गाइस, this is the type of epithelium on the basis of the glandular epithelium on the basis of number of cells, but the same glandular epithelium beta is classified on the basis of mode of pouring their secretion। जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार, जूनियर क्लासेस से आई एम टेलिंग यू बेटा, जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो मैं इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन जो करूंगी ना बेटा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोला मैंने, मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशंस बेटा, मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशंस। कैसे वो पोर करते हैं गाइस, पोर करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये मैं क्या कर रही हूं, इन इंग्लिश यू कॉल इट एज pouring the water in the glass, in Hindi you say it as पानी एक ग्लास से दूसरी ग्लास में डालना, ठीक है। अरे ऐसे इंस्टाग्राम पे बड़े रील चलते हैं, इन इंग्लिश यू से दिस बट हिंदी यू से प्यार दीवाना होता, ऐसा करके रील्स चलते हैं ना। बट एनीवे, ऑन रील एंड मत देखो, इधर देखो। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, अपना सिक्रीशन कैसे पोर करती है, क्या डक्ट का इस्तेमाल करती है या बिना डक्ट के बेटा अपना सिक्रीशन पोर करती है डायरेक्टली। द ग्लैंड्स आर मेजरली, अब सुनो मेरी बात, एज पर एनसीईआरटी ने कहा है दो होती है, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। एक होती है जो विद डक्ट पोर कर रही होती है अपना सिक्रीशन, एक होती है जो बिना डक्ट के कर रही होती है। बट देयर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप जिसको दर्जा नहीं दिया गया है इस क्लासिफिकेशन में। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए कि एनसीईआरटी कहती है ऑन द बेसिस ऑफ कैसे अपना सिक्रीशन डाल रही है बेटा बाहर, तो एक्सोक्राइन होगी या एंडोक्राइन होगी। बट देयर इज अनदर टाइप जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, वी ऑल नो इट, कंपोजिट ग्लैंड्स बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, ओके, बट लेट मी मेक अ डब्बा एंड इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बेस्ट बेटा, बेस्ट, ओके, क्योंकि चीजें बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड और सिंप्लीफाइड लगती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, नंबर 1 मैं कह रही हूं विल बी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके, एंड नंबर 2 विल बी बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड छवि बनाओ, ये ग्लैंड था, उसके पास ये डक्ट थी और ये उसका सिक्रीशन है, नहीं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ओके। दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एनसीईआरटी ने कैसे लिखा हुआ है, सलाइवा, स्वेट, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारे बेटा ये सिक्रीशंस जो होते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। क्या मतलब है, यानी कि स्वेट ग्लैंड, यानी कि मेमरी ग्लैंड, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि बहुत सारे ऐसे बेटा आपके ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सॉरी एंडोक्राइन बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे बेटा आपके ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट्स है जिसकी मदद से एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूस मान लो बाहर आ रहा है, वो एक्सोक्राइन हो गए। जिसके पास डक्ट है, जिसके अंदर सिक्रीशन बन रहा है और डक्ट के थ्रू वो बाहर आ रही है। सो ऑल दीज सिक्रीशंस अगर कह रहे हैं ये सिक्रीशंस बेटा एक्सोक्राइन है, दैट मींस ये सारे सिक्रीशंस जिन ग्लैंड से निकलेंगे
वो सारे एक्सोक्राइन होंगे, एज सिंपल एज दैट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना। और एंडोक्राइन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, हम कितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कितने सारे ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में, कि वो सिक्रीशंस बेटा बिना डक्ट के पोर करते हैं। एनसीईआरटी की एक छोटी सी लाइन है यहाँ पे जिसको हमें समझना है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। आप सिंपली ये लिख सकते हो डक्टलेस ग्लैंड्स विद डक्ट ग्लैंड्स, ऐसे तो लिख सकते हो। एक यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, उसको एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज वेरी इजी। एग्जांपल्स भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, एग्जांपल्स भी बड़े इजी है। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आप पढ़ते ही हो बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, है ना। तो यहां मैंने क्या कहा, यहां मैंने कहा गाइज ये सिक्रीशंस है, और ये मैं कह रही हूं secretions are poured, secretions are poured via ducts, यानी कि secretions like mucus, saliva, milk, digestive enzymes, sweat, सीबम, सीबम का मतलब होता है बेटा ऑयल, आर एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। हमारे हॉर्मोन्स जो हम मेजॉरिटी पढ़ते हैं वो हमारे एंडोक्राइन सिक्रीशन होते हैं। और देखो डायग्राम की मदद से, वैसे तो इसमें मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा जरूरत है, पर ठीक है, व्हाई आई मेक डायग्राम्स, व्हाई आई प्रेफर मेकिंग डायग्राम्स इज बिकॉज आई फील थोड़ा ना बेटर, एक तो विजुअलाइजेशन होती है, इजीली समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ की बेटा सिंपल सी डेफिनेशन तो ये भी लिख सकता है कि डक्टलेस ग्लैंड्स, और पहला तो यही मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स है। बेसिक्स अगर गलत हो जाएंगे तो कितनी भी बेटा ताबड़तोड़ डेफिनेशन मालूम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स है। एनसीईआरटी कहती है दे पोर देयर सिक्रीशन, एनसीईआरटी की लाइन ही मैं एग्जैक्टली रीड कराती हूँ, ठीक है ना। अपनी अंग्रेजी लगाऊंगी तो 2-4 वर्ड इधर उधर कर दूंगी, एनसीईआरटी की लाइन रीड कराती हूँ, फिर उसमें लिखवाऊंगी बेटा। देखो एंडोक्राइन डू नॉट हैव डक्ट, ठीक है, देयर प्रोडक्ट कॉल्ड एज हार्मोन आर secreted directly into the fluid bathing the gland. Of course they are ductless glands. तो वो डकलेस ग्लैंड्स होती है, डायरेक्टली वो बेटा सिक्रीशंस को पोर करती है इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। पहले इस लाइन को लिखती हूं और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है ना। सिक्रीशंस आर पोर्ड, सिक्रीशंस आर पोर्ड, आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। बेदिंग मतलब जिसमें वो नहा रहा होता है। कौन सा फ्लूइड होगा बेटा, जो फ्लूइड उसके अराउंड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, समझ रहे हो, बेदिंग द ग्लैंड। और जाएगा अल्टीमेटली कहाँ, अल्टीमेटली तो ब्लड में ही, और ब्लड के थ्रू ही दूसरी जगह पे पहुंचेगा। बट सबसे पहले जब वो उससे निकलेगा बेटा, जब वो सबसे पहले निकलेगा, मान ले यार ये ग्लैंड है, देख मैं डायग्राम से बताती हूँ समझना, वरना तो बेटा देख इजी होता, मैं तेरे को बस एक सिंपल सी लाइन लिखवा देती, बट एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं थोड़ा। ये मान ले बेटा मैंने कोई ग्लैंड हाइपोथेटिकली दिखाया है, इसके अराउंड ये फ्लूइड है ना यार, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल दे, सेल के बाहर का फ्लूइड है, ECF बोल दे। तो जब इसमें से सिक्रीशन जाएगी सबसे पहले तो बेटा कहाँ जाएगी, इसी फ्लूइड के अंदर जाएगी ना जो इसके आसपास है। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, अगर मैं ग्लैंड हूं, मेरे से सबसे पहले सिक्रीशन बाहर जानी है, अल्टीमेटली मेरे से चल मैं एंडोक्राइन ग्लैंड हूं, मेरे से हार्मोन बनने हैं, ठीक है फाइन, तो मैं हार्मोन बना रही हूँ, अल्टीमेटली वो ब्लड के थ्रू ही बेटा रीच करेगा अलग अलग पार्ट्स पे, बट सबसे पहले कहाँ निकलेगा, जो मेरे अराउंड फ्लूइड है उसके अंदर। इसमें कोई बेटा ऐसा है कुछ टफ, ये तो बहुत लॉजिकल है ना, कि मैं एक ग्लैंड हूं, मेरे से सिक्रीशंस बना रही हूं मैं, हार्मोन्स बना रही हूं मैं, तो मेरे से जब वो बाहर निकलेंगे सबसे पहले, ठीक है, बिना डक्ट के निकले, डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड, तो पहले आसपास के फ्लूइड में निकले एंड देन बेटा दे विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड दे विल रीच टू द टारगेट साइट जहां पे भी उसे जाना है। सिंपल सी कहानी है, बट रटना ना पड़े तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने आपको किया, है ना।
This is the extracellular fluid. And what I'm saying is that if this is the endocrine gland and this is the hormone, है ना? This is the hormone. तो ये रिलीज होगी इनटू दिस. ठीक है, डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड. बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो यार, कोई भी लिख लो यार. थायराइड, थाइमस, है ना. सारे लिखने की अब जरूरत नहीं है एक साथ. बहुत सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में. किसी को कोई कष्ट? इजी है ना बेटा, इजी. मिक्स ग्लैंड क्या होंगे? इसमें भी डेफिनेशन तुम इसके नाम से देख लो. मिक्स क्या होते हैं? जिसके पास बेटा एंडोक्राइन पार्ट भी हो, जिसके पास बेटा एक्सोक्राइन पार्ट भी हो. ऐसे ग्लैंड्स बेटा जिसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी हो, जिसके पास बेटा एक्सोक्राइन पार्ट भी हो, जिसके पास डक्टलेस पार्ट भी है, जिसके पास विदाउट डक्ट वाला पार्ट भी है, दैट इज बेटा मिक्स ग्लैंड. हमारी जो पैंक्रियाज होती है, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मिक्स ग्लैंड. हमारे जो टेस्टिस होते हैं, ओवरी होते हैं, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेटा मिक्स ग्लैंड. उसमें ऐसा पार्ट भी है जिसमें कोई डक्ट नहीं है, उसमें ऐसा पार्ट भी है जिसमें डक्ट है. मिक्स ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड्स. Are we done बेटा? So far so good. Everybody बेटा sit attentive. Yes. एकदम बेटा सीधे होके बैठिए, कमर सीधी कर लीजिए, क्योंकि अब हम बेटा लिखने जा रहे हैं एक नोट डाल के. ठीक है ना? एक नोट डाल के बेटा हम लिखेंगे इस बात को कि हमारे पास कुछ हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं मैमड़ी. हेटेरोक्राइन को ही मैं मिक्स्ड ग्लैंड बोलूंगी, उसी को मैं कंपोजिट ग्लैंड भी बोलूंगी. एंड उसकी डेफिनेशन में वही बोलूंगी जो लिखूंगी जो मैंने बोला बेटा, हैज बोथ एंडोक्राइन पार्ट एंड एक्सोक्राइन पार्ट. और पैंक्रियास का तो हम बेटा बहुत डिटेल में पढ़ते भी हैं. पैंक्रियास को तो हम इतने डिटेल में पढ़ते भी हैं. टेस्टिस और ओवरी को भी पढ़ते हैं, उसके तो पूरे पूरे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, है ना. तो मिक्स ग्लैंड हैज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट. इट हैज बेटा बोथ एंडोक्राइन as well as exocrine part, as well as exocrine part. Yeah, brother and sister. Okay. For example, pancreas. For example, gonads. इनमें जैसे गोनाड्स में क्या है बेटा, डक्ट वाला पार्ट भी है जिनके थ्रू गैमीट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और बिना डक्ट वाला पार्ट भी है जिसमें से हार्मोन्स बेटा हम कह रहे हैं. तो एंडोक्राइन पार्ट में हार्मोन्स, एक्सोक्राइन पार्ट जो डक्ट वाला पार्ट है, जो मेल्स में भी डक्ट्स है ना बेटा, आपके पास कितने सारे डक्ट सिस्टम के पार्ट हैं. फीमेल्स में भी डक्ट है जिसके थ्रू ओवा, जिसके थ्रू स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एंडोक्राइन पार्ट भी है जिसके थ्रू बेटा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. इसको लिखवा दूं क्या शॉर्ट में, है ना. वैसे यहां दिया नहीं होगा बट कोई बात नहीं, मैं ना इसमें थोड़ा सा ऐसे. और पैंक्रियाज में बेटा क्या होता है, इसको क्योंकि हम पढ़ते ही हैं, इसमें एंडो और एक्सो है. एक्सो में पैंक्रियाटिक जूस जो है वो डक्ट के थ्रू बाहर आ रही है. पैंक्रियाटिक जूस जो है वो बेटा डक्ट के थ्रू बाहर आ रही है. और एंडोक्राइन पार्ट में से बेटा हॉर्मोन्स. एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन. मैम इतना अतिरिक्त ज्ञान लिखवा रहे हो क्या यहाँ? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ये हम 10वीं 8वीं में भी पढ़ते हैं. ठीक है ना. और एक्सोक्राइन पार्ट में से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस जिसमें होते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. ओके, इसमें लिख दो ऐसे बेटा, गैमीट्स वाया एक्सो हॉर्मोन्स. वाया का मतलब होता है थ्रू. एंडो ग्लैंडुलर एपिथेलियम खत्म हो गई गाइस, इट्स डन, डनाडन डन. कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे अब हम, पर पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे. यस, कर लो डन. गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन. कराओ एनसीईआरटी की रीडिंग. आर यू रेडी?
और जब कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे फिर क्या करेंगे बेटा, सुपर समाप्ति एक्सप्रेस। ओके, करें? देखिए जी, फिर एनसीईआरटी को जरा ध्यान दीजिए बेटा, क्या कहती है एनसीईआरटी। सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड for secretion, they are called as glandular epithelium. So it's a very important line. Some of the cuboidal और columnar cells बेटा वो specialized होते हैं secretions के लिए, flat तो है ही नहीं. They are mainly of two type. अब NCERT ने दिया ही नहीं है on the basis of what, but कोई बात, on the basis of number of cell. Unicellular consisting of isolated glandular cells, goblet cells of alimentary canal. Alimentary canal में जरूरत भी है. अब बेटा जगह जगह पे एसिड, स्टमक में एसिड होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको म्यूकस की लाइनिंग चाहिए होती है. सो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स वो यूनिसेलुलर हो गए. एंड मल्टी सेलुलर कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स. क्लस्टर मतलब गुच्छा. एक एग्जांपल दिया हुआ सलाइवरी. मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर बेटा योर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, अब देखो अलग से दे दिया है, अब दूसरे बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं. इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इसलिए मैंने दो कैटेगरी बताई, हालांकि मिक्स ग्लैंड्स भी होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन में म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स. वैक्स इज बेसिकली दैट सीबम ओनली. ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सेट्रा. दीज आर ऑल एक्सोक्राइन सिक्रीशंस. देयर प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स. एक चैनल के थ्रू बेटा आप बाहर लेके आ रहे हो, एक पाइप के थ्रू बाहर सिक्रीशन को लेके आ रहे हो, एक ट्यूब के थ्रू आप बाहर सिक्रीशन को लेके आ रहे हो. In contrast, endocrine gland do not have any duct. Their products called as hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. एक बार चैट्स ऑन कर लेती हूँ और मुझे बता दो बेटा, आपको दिख रहा है एंड टू एंड वी हैव कवर्ड एनसीईआरटी, वी हैव कवर्ड 5% एक्स्ट्रा आल्सो. ओके, सो वी हैव कवर्ड द एंटायर एनसीईआरटी, वी हैव कवर्ड समथिंग एक्स्ट्रा आल्सो. एंड टू एंड डायग्राम आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा. आप यहाँ पे जरा देखो बेटा, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड दिखाई हुई है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड दिखाई हुई है. बेटा ऐसा डायग्राम दे देंगे और डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे. तो यहाँ दिख रहा है बहुत सारे बेटा सेल्स मिलके एक सिक्रीशन को बना रहे हैं. यहाँ ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है. एक सिंगल सेल बेटा एज अ ग्लैंड परफॉर्म कर सकता है. ऑल गुड बेटा, एवरीबॉडी शानदार, जानदार, बहुत ही मजेदार बेटा. दिस शुड बी द एनर्जी टिल द एंड ऑफ द क्लास, टिल आई लीव. ओके ओके, बहुत ही बढ़िया. तो एपिथेलियम का जो लास्ट पार्ट है दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम. अब पहले मैं चाहती हूं तुम एक बार एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में. एंड मैं आपसे सबसे सच्चाई से ये भी बता दूं कि इसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है ना, इसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं. एनसीईआरटी की पीडीएफ आज अपलोड करवा दूंगी मैं. ओके, डोंट यू वरी. ठीक है. हाँ, अब सुनो मेरी बात बेटा, एनसीईआरटी तुम्हारे पास नहीं, कोई बात नहीं, मैं बेटा वैसे गूगल में पीडीएफ मिल जाती है बहुत इजीली. ओल्ड मेड, अच्छा मेडिजी बेटा 2.0, परचेज द न्यू मेडिजी इफ यू वांट टू, मेडिजी 2.0. ओके, चलिए. ओके, अब मैं आगे बढ़ूं. ओके, चलिए चलिए चलिए. जितनी बार मैंने, वैसे मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, फिर भी मैं एक कमेंट को एड्रेस कर देती हूँ, लेकिन खुशी से बेटा हंसते हुए एड्रेस करूंगी, ताकि लगे ना कि मेरे को गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर. ठीक है, तो हंसते हंसते. क्या होता है ये, 5 बार और रिपीट कर दो. क्या होता है, कितनी बार रिपीट किया, एक बात बताओ. यहाँ आप ही के लिए खड़े हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, चाहते हैं कि बेटा तुम्हारा भला हो. कितनी बार रिपीट किया और कितनी बार बेटा एनसीईआरटी से रिवाइज करा, और ये भी बोला कि पूरी एपिथेलियम पढ़ा लूंगी, पूरी एपिथेलियम पढ़ा लूंगी, तो फिर से रिवाइज कराऊंगी. अगर ये माइंडसेट होगा, और मैंने क्या बोला, तुम मुझे हो सकता है थोड़ी देर के लिए बेटा कह दो मैम मेरी बहुत बुरी हैं, लेकिन एक बात बताऊं, तुम अपने ब्रेन को वैसे ट्रेन मत करो बेटा. एक अर्जुना वाले बच्चों को बता रही थी कि मैं, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट योरसेल्फ, अभी तुम यकीन में हो, तुम्हारे को ही बता रही है, पता नहीं यार, एक तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ सारे बैचेस में ना, किसमें क्या बताती हूँ. इफ यू टॉक बैड अबाउट योरसेल्फ ना बेटा, यू विल रियलाइज दैट इज हैपनिंग. वो है या नहीं है, नहीं फर्क पड़ता है, but the moment you start talking bad about yourself, negative about yourself, you will become negative. The moment you start saying positive things, you will see that will turn up. वैसा पॉजिटिव होने भी लगता है. तो बोलते हैं ना कि खराब मत बोलो, वैसा मत बोलो, वैसा फील करने लगते हो इंटरनली. अब तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते रहते हो कि यार मैं काम करता हूँ ना, 2 मिनट ना सुसु करके आता हूँ, है ना, वापस आ जाऊंगा, या 2 मिनट ये कर लेता हूँ, थोड़ी ध्यान मेरा उधर चले जाएगा, मम्मी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैम हमें 5 बार रिपीट कर देगी. तो तुम्हारे दिमाग को तुमने वैसे ट्रेन कर दिया है.
ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बेटा मैं ट्रेन नहीं, मतलब मैं ट्रेन बोल रही हूँ, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं रिपीट नहीं करती हूँ, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि करती हूँ कि नहीं करती हूँ, पर मैं ये चाह रही हूँ कि तुम अपने दिमाग को वैसे ट्रेन मत करो कि फॉर ग्रांटेड ले लो, फॉर ग्रांटेड ले लो कि 2 मिनट में टाइम वेस्ट भी कर दूंगा ना तो मैं स्पैम कर दूंगा कि रिपीट कर दो. यू गेटिंग माई पॉइंट? बट आई एम स्माइलिंग बिकॉज I am in Yakin 2.0 batch teaching you all. Why will I be not happy? Okay, I am very happy, and with that happiness I am going to start with the last part of beta epithelium, that is compound epithelium which is multi-layered. अब NCERT को देखोगे तो बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ बेटा NCERT का दिया हुआ है कंपाउंड एपिथेलियम को लेके. हो सकता है मैं तुम्हें 1-2% थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान बताऊं, बट मेजॉरिटी वी विल कवर NCERT, क्योंकि उसके बियॉन्ड इसमें बिल्कुल क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है. ओके, सो नाउ व्हेन आई से बेटा कंपाउंड एपिथेलियम, तो मैमडी कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम. ओके जी, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम. जहां अभी जो उस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, तो रिदिमा नाम था, क्या नाम था मैं भूल रही हूँ. सो यानी कि मैम बहुत सारी लेयर्स है. ओके, बहुत सारी लेयर्स का क्या मतलब है? 2 और मोर लेयर्स. अब यहां अगर मैं बेटा बेसमेंट बनाऊं, दिस इज द बेसमेंट, नीचे बनाती हूँ, ठीक है, और ना थोड़ा छोटा बनाऊंगी मैं, नहीं तो ना बेटा सेल्स ही बनाती रह जाऊंगी, इतना ज्यादा बनाऊंगी तो. वो बहुत प्यारा टॉपिक है ये बहुत प्यारा टॉपिक है एक्चुअली, बहुत इजी है ना. मैंने क्या किया बेटा, मल्टी लेड है. अब मैंने शेप पे मत जाना सेल्स के, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी. बस ये बताना चाह रही हूँ ये मल्टी लेयर्ड है, और मल्टी लेयर्ड का मतलब होता है एक के ऊपर एक. मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम दिख रही है, कितना गंदा लग रहा है ये. मैंने बोर्ड में देखा ना, थोड़ा अच्छा बनाते हैं. बेटर, बस 3 ही बनाऊंगी, ठीक है. ओके, अब देखो, अब इसमें ना बस देखो एक लाइन है जिसका वर्ड मतलब नहीं समझ में आता बच्चों को, कि ऑफ कोर्स मैम वेरी लेस रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है तो वेरी लेस रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. मेजॉरिटी जो इसका रोल होता है बेटा, दैट इज गिविंग यू प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन चाहिए जिंदगी में तुम्हें? एनसीईआरटी कहती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस. किसी भी प्रकार का केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस वो तुम्हारी ये वाली एपिथेलियम झेलती है. किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन हो रहा है, किसी भी प्रकार का प्रेशर हो रहा है, वो सारी चीजें मैकेनिकल स्ट्रेस है, वो तुम्हारी बेटा कंपाउंड एपिथेलियम झेल रही होती है. तुम देखो ना, तुम्हारी स्किन कंपाउंड एपिथेलियम है, कोई भी फ्रिक्शन है उसको झेल रही है, कोई भी प्रेशर उसको झेल रही है. तुम बेटा बगल कैविटी को देखो, कंपाउंड एपिथेलियम है, खाना खा रहे हो, फूड उसमें टच हो रहा है, बट उस फ्रिक्शन से बेटा प्रोटेक्ट कर रही है तुम्हारी कंपाउंड एपिथेलियम. डैम, योर इसोफेगस, योर pharynx, everywhere it's compound epithelium. So not everywhere, ये सारे एग्जांपल. तो मैकेनिकल स्ट्रेस बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब ये कोई भी प्रकार का फ्रिक्शन ऐसे हुआ उससे प्रिवेंट कर रही है तुम्हें यार, है ना. और केमिकल स्ट्रेस से भी प्रिवेंट कर रही है यार. आसपास देखो कितने सारी चीजें हैं बेटा, है ना, कितनी सारी चीजें हैं, डस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हें बेटा डैमेज हो सकता है, पर हर बार नहीं हो रहा है. एक तरीके से टेक्निकली उन सारी केमिकल्स से भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है ना. सो एनी काइंड ऑफ केमिकल, एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल. अरे बॉडी के अंदर भी तो यार एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूसेस है, खतरनाक खतरनाक एसिड है. डैमेज हो रही है क्या तुम्हारी? वो जहां जहां तुम्हारे को दिखेगा ना कंपाउंड एपिथेलियम है, वो तुम्हें इस तरीके के केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट कर रही होती है. सो यस, केमिकल and mechanical stress, less role in secretion and absorption, major role in giving you protection. पहले तो हम यही लाइन लिखेंगे, less role in secretion and absorption, less role in secretion and absorption, less role in secretion and absorption, major role in protection. एंड यहां लिखेंगे भी यार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? प्रोटेक्शन
अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब मैं पहले एनसीईआरटी तो मैं बताऊं, एनसीईआरटी ने जो क्या किया है ना बेटा, एनसीईआरटी ने दे दिया है कि कंपाउंड एपिथेलियम तुम्हारे कुछ ड्राई सरफेसेस पर मौजूद होती है और कुछ तुम्हारे मॉइस्ट सरफेसेस पर मौजूद होती है। हम एग्जैक्टली वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टीलेयर्ड होती है दे आर प्रेजेंट ऑन द ड्राई सरफेस। और टेक्निकली बताऊं तो जैसे अगर तुम जुअलॉजी मेडिजी देखोगे उसमें ना दो पार्ट्स में इसको दिया हुआ है, एक होती है आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक को मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर तुम्हारे पास मेडिजी है तो मैंने इस तरीके से क्लासिफाई किया है, बट एक्चुअल में ना बेटा वो वाली एपिथेलियम एनसीईआरटी में दी ही नहीं हुई है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम तुम्हारी एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है। 5% एक्स्ट्रा है, करना चाहे तो करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि बहुत इजी भी है बेटा, और कहीं कहीं पे जहां वो कहीं यूज आएगा तो वहां पे मैं बता भी दूंगी, तो कोई बुराई नहीं अगर हम उस तरीके से भी देखें। मैं लिख दूंगी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में जो दिया है बेसिकली हमें मेजॉरिटी वही याद रखना है। ओके, अगर आप देखोगे ना बेटा कंपाउंड एपिथेलियम को मैं अगर क्लासिफाई करना चाहूं, मैं कह रही हूं एक एपिथेलियम है जिसे मैं कह रही हूं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक को मैं कह रही हूं ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, और एक को ना बेटा मैं कहूंगी, एक को मैं कहूंगी क्या कहूंगी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बेटा स्ट्रेटा पढ़ते हैं ना, स्ट्रेटा लेवल है ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसमें तुम्हें ज्यादा बेटा पोथियां भी नहीं बनानी, ये भी नहीं देखना कि ज्यादा ज्यादा क्या डिफरेंसेस होते हैं मैम इनमें। एक सिंपल सी कहानी, एक सिंपल सी बात हमें लिखनी है। कौन सी सिंपल सी बात हमें लिखनी है, एक स्ट्रेचेबल होती है एक नॉन स्ट्रेचेबल होती है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है ठीक है, और ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। अच्छा इसका रीजन क्या, पहले जब बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था ना, आई एम टेलिंग यू, आई हैव टॉट दिस, स्ट्रेटिफाइड में भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, फिर उसमें भी होते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस। देयर इज अ ह्यूज डिटेलिंग व्हिच यू डू नॉट नीड एट ऑल, जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल सी बात मैं लिख दूंगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जैसे हमारी ब्लैडर में होती है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है, स्ट्रेच कर सकती है, स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी उसके पास होती है। उसमें ना आप किताबों में अक्सर पढ़ोगे, अगर कभी आपने डिटेल में ऐसे किताब कोई पढ़ी जिसमें आप एपिथेलियम पढ़ रहे हो, तो उसमें ना बेसमेंट मेम्ब्रेन या तो दिया होता है, एक्चुअल में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट कहीं नहीं होती है, लेकिन लिखा होता है बेसमेंट एब्सेंट, या बेसमेंट बहुत थिन होती है, वेरी थिन, क्योंकि यहाँ बेसमेंट इतनी थिन होती है, या ऑलमोस्ट एब्सेंट कहीं कहीं पे लिख देते हैं, तो कहते हैं इसीलिए ना बहुत इजीली स्ट्रेच कर सकती है। इट इज अ स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, इट इज अ नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। बस मत इसके बियॉन्ड पीएचडी मत करना है इसमें, ठीक है। मैं सिंपल सी बात यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है, बेसमेंट कहीं पे लिखा होगा एब्सेंट, होता नहीं है वैसे टेक्निकली, वेरी थिन और वेरी थिन, और क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, बस एक एग्जांपल लिख लो, यूरिनरी ब्लैडर। और यहां पे एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो, एक्स्ट्रा ज्ञान, अतिरिक्त ज्ञान। ओके समझ रहे हो। अब बेटा इस पे आओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डब्बा बनाओ और इस पे आओ, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पे, है ना। अरे यार अब देखो यार, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ ना कि कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है वो कुछ ड्राई सरफेसेस पर होती है, कुछ मॉइस्ट सरफेसेस पर होती है। ड्राई का मतलब ड्राई, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्ट। क्या बात बताई है मैमड़ी, वाह। इसीलिए तो हमने यहाँ आपसे पढ़ रहे हैं, आप ड्राई का मतलब ड्राई होता है, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्ट। ऑफ कोर्स बेटा ड्राई का मतलब ड्राई तो होगा, और क्या बताओ ड्राई का मतलब मॉइस्ट होता है। ड्राई का मतलब बेटा सूखा, मॉइस्ट का मतलब बेटा गीला, ठीक है। अब सबसे इजीली तू समझ, ड्राई सरफेसेस पर भी है, मॉइस्ट सरफेसेस पर भी है। अपने स्किन को देखो बेटा, जिस हिसाब की तुम्हारी है तुम्हें देखने का मन नहीं करेगा, बट देखो, ठीक है। ये स्किन को देखो और एग्जैक्टली अंदर बकल कैविटी की स्किन को
पता ही है तुम्हें कैसी दिखती है, अब मुंह अपना खोल के खुद तो देख नहीं सकते, शीशे में देख सकते हो। ये वाली स्किन देखो और बकल कैविटी के अंदर वाली स्किन देखो, चीक के एक तरफ, चीक के अंदर की तरफ कितनी बेटा स्किन अलग है। स्किन अलग है कहने का मतलब है क्योंकि एपिथेलियम एक है जिसमें केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन है, एक है जिसमें केराटिन प्रोटीन नहीं है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक जो होती है, फ्लोचार्ट ही बनाओ, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब एनसीईआरटी ने चुपके से ये वर्ड दे दिया है, स्ट्रेटिफाइड बोलो, कंपाउंड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर एनसीईआरटी उन्होंने तो डायरेक्टली बेटा कंपाउंड ही कहा है। एक है बेटा केराटिनाइज्ड, एक है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, बेटा ये नाम क्या कहना चाह रहा है तुमसे कि एक के पास केराटिन प्रोटीन है, एक के पास केराटिन प्रोटीन। केराटिन इज अ प्रोटीन, हमारे बालों में होती है, हमारे नेल्स में होती है, हमारे स्किन में होती है, इट्स अ प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पढ़ते भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सो केराटिन प्रोटीन जब किसी भी कंपाउंड एपिथेलियम में मौजूद होती है तो वो उस सरफेस को बहुत ड्राई बना देती है, इम्परमिएबल फॉर वाटर बना देती है। जहां केराटिन नहीं होगी तो यहां केराटिन है, दिस इज केराटिन, सो दिस इज अ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। But you see the buccal cavity, you see the esophagus, you see the vagina, wherever there is compound epithelium but no keratin, that surface is moist, वो गीला सरफेस होता है, and that is called as non-keratinized stratified epithelium। सपोज एक बात तुमसे पूछती हूँ मैं, अगर ये ऊपर वाला डायग्राम देखोगे, मुझे यहाँ टेक्निकली अगर मुझे केराटिन बनाना है इसको, मैं यहाँ केराटिन कहाँ बनाऊंगी, यहाँ इस डायग्राम में मुझे केराटिन प्रोटीन बनाना है, तो मैं केराटिन प्रोटीन एग्जैक्टली बेटा कहां पे बनाऊंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि तुझे बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर मैं तुझे दिखाने के लिए ना बेटा चाहूंगी कि मैं तुझे थोड़ा सा बना के बताऊं। हाँ, टॉप पर ऊपर, एब्सोल्युटली फ्री सरफेस पर, जो सबसे ऊपर फ्री सरफेस दिख रहा है, दिस इज केराटिन। जब ऐसे केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन आ गई, एब्सोल्युटली राइट, सी आई डिडंट टेल यू, तो खुद ही तो बता रहे हो ना, ये मैंने तो तुम्हें बस थोड़ा सा हिंट दिया। करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट, सबसे ऊपर सरफेस, बिल्कुल सही है बेटा, परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। ओके, मेक इट एंड राइट इट, एंड द ओनली थिंग इज एग्जाम्पल से याद रखने यार। बना लो। एनसीईआरटी इतनी इजी लगेगी तुम्हें, अब देखना, ये हो गई केराटिन, वहां कोई केराटिन नहीं है, वहां जैसे तुमने ऊपर का डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसी ही है, क्लियर है ना। सो ऑलवेज मेक डायग्राम यार। सो डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन, deposition of keratin protein makes the surface, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, makes the surface dry and impermeable for water, okay, and I will write the example, हमारी स्किन, ओके, एंड हियर वी विल राइट, ऐसे डिफरेंस कर देती हूँ, नो केराटिन, surface is moist, okay, example, for example, buccal cavity, pharynx, esophagus, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल,
कितने बच्चे ये क्लिक कर रहे हैं खुद से? मैंने जब सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ाया था तो बताया था वहां। इसोफेगस हो गया, वेजाइना हो गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट। याद है ग्लैंड्स के डक्ट में, डक्ट्स में भी होती है, तो डक्ट्स में याद आ रहा है, याद आ रहा है। सो डक्ट में, छोटी डक्ट्स में सिंपल क्यूबॉइडल थी, और ये जो बड़ी डक्ट्स होंगी लंबी डक्ट, उसमें कंपाउंड एपिथेलियम। नोट करो इसे यार। अब इससे पहले कि मैं नए टॉपिक पे बढ़ूं विच इज सेल जंक्शन, पहले तो एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी मैं। अरे कशिश, दैट्स ट्रू, योर पॉइंट इज नॉट invalid because we also have skin में very too many glands. We are mammals, yes, and mammals have lot of glands. We have oil glands all over. That is the oil का secretion ना। मैम केराटिन ट्रीटमेंट से तो बाल स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं, और एक टाइम के बाद फिर बेटा टकले भी हो जाते हैं। ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट केराटिन के नाम पे कुछ भी बेच रहे होते हैं, ठीक है। मैम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में ब्लड वेजल्स होती है क्या? है बेटा, ब्लड वेजल में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, और ब्लड वेजल में जब वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है उसे एंडोथेलियम बोलते हैं। हेयर में कौन सा केराटिन होता है? ओके, बिकॉज यशवर्धन कह रहे हैं मैम केराटिनाइज्ड एपिथेलियम ओनली ऑन द स्किन क्यों है? क्योंकि बेटा यू नीड केराटिन आउटसाइड, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अंदर यू डोंट नीड इट, यू डोंट रिक्वायर इट, ओके। बाहर का सरफेस यू नीड टू मेक इट ड्राई। अच्छा, ये कितना बेहतरीन सवाल था। एक बात बता, तो खुद इमेजिन कर ले कि क्यों नहीं होता है। जो तूने सवाल पूछा है वैसे कि इसमें केराटिन क्यों है, इसमें नहीं होता, तो एक बार इमेजिन कर हम कैसे होते, और फिर क्या होता जब ऐसे बेटा कोई केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस होते। एक बार चोट लगती है, कट लगता है, क्या होता है? इमेजिन कर, अंदर की बकल कैविटी इसोफेगस की जैसी स्किन है ना, वैसे तुम्हारी स्किन की होती है। यू विल गेट द आंसर। नहीं बताया मोनिका, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। माइक्रोस्कोप के अंदर जो देखते हैं वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। यस सोफिया, ये बिल्कुल सही पूछा। सोमू मैम, जो चीक सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है क्या? मैम तो क्या नॉन केराटिनाइज्ड को सिंपली कंपाउंड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसको कंपाउंड तुम स्ट्रेटिफाइड बोलो या तुम कंपाउंड एपिथेलियम बोलो, सेम चीज है। अच्छा, उसका आंसर बताती हूँ। जो एक बच्ची ने पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? चीक। जब चीक सेल्स देखते हो ना बेटा, पता है, अब मैं तुम्हें एक आंसर देती हूँ, इसे छापना नहीं है। कल भी किसी बच्चे ने परसों किसी बच्चे ने पूछा था ना ये, कि मैम चीक के अंदर जब हम चीक, तुम लोगों ने शायद किया भी होगा, वो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, जहां तुमने माइक्रोस्कोप में देखा होगा, तो फ्लैट स्क्वामस सेल्स दिखते हैं। किया है क्या कभी स्कूल में? चीक का जब वो देखते हो माइक्रोस्कोप में, तो तुम्हें वो दिखते हैं, फ्लैट सेल्स दिखते हैं, स्क्वामस सेल्स दिखते हैं। स्क्वामस सेल्स दिखते हैं क्या? वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है? नहीं। अब मैं तुम्हें उसका आंसर बताती हूँ, तुम्हें क्यों दिखते हैं, इसे लिखना नहीं है। एक्चुअल में है वो कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। और जो तुम्हारी बकल कैविटी है उसके अंदर बेटा तुम्हारी कंपाउंड एपिथेलियम ही है, नॉन केराटिनाइज्ड वाली। ये मल्टी लेयर है ना बेटा। यहां मैंने तुम्हें सेल्स का शेप नहीं बताया कि सेल्स की शेप क्या होती है। एक्चुअल में यहाँ पे भी बेटा अलग अलग टाइप की कंपाउंड एपिथेलियम है। किसी को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहते हैं, किसी को हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहते हैं, किसी को बेटा हम स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार कहते हैं। क्या तुम्हें इतनी डिटेल तुमने नहीं किया है? कोई बात नहीं। अब पर ये बड़ा कॉमन एक वो है एक्सपेरिमेंट जो यूजुअली किया जाता है कि चीक सेल्स को हम देखते हैं ना, तो वो फ्लैट सेल्स नजर आती है, बट एक्चुअल में तो कंपाउंड एपिथेलियम है। एक्चुअल में उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, कंपाउंड का मतलब होता है बेटा मल्टी लेयर। कंपाउंड का मतलब होता है बेटा मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर तुम्हें दिखती है ना बेटा, सबसे ऊपर वाली लेयर वो फ्लैट होती है, और क्योंकि वो फ्लैट होती है इसीलिए तुम्हें वो चपटी स्क्वामस शेप की दिखती है, बट है वो कंपाउंड एपिथेलियम। किसी किसी कंपाउंड एपिथेलियम में वो ऊपर वाली शेप बेटा क्यूबॉइडल होगी, किसी किसी में बेटा वो ऊपर वाली शेप कॉलुमनार होगी, है ना। तो वो डिपेंड करता है उस कंपाउंड एपिथेलियम की ऊपर वाली लेयर का शेप क्या है,
उसके बेसिस पर तुम्हें दिखता है, बट दैट्स फाइन। ओके, आर यू डन बेटा? गिव मी। तो स्कूल गरीब था, ठीक है, उसका टेक्निकली मतलब यह है कि हम भी गरीब थे, ठीक है। स्कूल के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। स्कूल गरीब था और मैं उसी स्कूल में था क्योंकि मैं गरीब था, ठीक है। बट एनीवे, अब लोग कहेंगे अरे यार मैं बड़ी गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। अब बेटा जी एक बच्चा पूछ रहा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इफ यू वांट कि मैं तुम्हें उसके कुछ एग्जांपल बता दूं, मैं एग्जांपल बता देती हूँ, उसकी डेफिनेशन में मत जाना क्योंकि वो बेटा एनसीईआरटी में है ही नहीं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है ना, फॉल्स मल्टीलेयर्ड, वो दिखती मल्टीलेयर्ड, लगती मल्टीलेयर्ड है बट होती नहीं है मल्टीलेयर्ड, ठीक है। तो मैं एक नोट डाल के तुम्हें लिखवा देती हूँ, देयर इज अनदर काइंड ऑफ एपिथेलियम, बट प्लीज बेटा अतिरिक्त ज्ञान है, पूछा है इसलिए बता दे रही हूँ। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होती है, इट इज अ फॉल्स मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम, एंड इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे आपकी ट्रेकिया, आपकी ब्रोंकाई, लार्ज ब्रोंकाई। सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेना, फिर सुपर समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं और फिर बेटा क्या करते हैं, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। यस, मॉड्यूल के ना आज कुछ होमवर्क देके जाऊंगी बेटा मैं तुम लोगों को, अभी तो मैंने लगाया नहीं है बट मैं इनको बता दूंगी, ठीक है, कि वो मॉड्यूल के होमवर्क तुम्हारे लिए लगा दे। तो मॉड्यूल के कुछ बेटा एपिथेलियम वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना। ओके चलो, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सुपर समाप्ति एक्सप्रेस करते हो। ओके गाइस, आर यू रेडी? तो हमने बेटा क्या पढ़ा था, और मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, मैं थोड़ा सा हैंडराइटिंग मतलब मैं लिख के करने की कोशिश करती हूँ बट कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, सुनना सारी चीजें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बेटा एपिथेलियम से शुरू किया, हमने कहा सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, हमने कहा विद वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन की। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अदर टिश्यू, क्योंकि इसके पास खुद ब्लड वेजल्स नहीं होते, इसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के लिए कोई और टिश्यू की जरूरत होती है, इसीलिए इसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होती है, बट डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती है। अगर एपिथेलियम में पहले बेसमेंट होगी और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होगी जो हाईली वैस्कुलर होती है, जिससे बेटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिफ्यूज करके एपिथेलियम तक पहुंच जाते हैं वाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर लेयर होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसे एपिथेलियम भी सिक्रीट करती है और कनेक्टिव टिश्यू भी सिक्रीट करती है। एपिथेलियम में ऑन द बेसिस ऑफ बेटा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, तीन टाइप की हमने एपिथेलियम पढ़ी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। बट मैम सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम होता है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है जो मल्टी लेयर ऑफ सेल्स का बना है। मल्टी लेयर आपको बेटा प्रोटेक्शन देती है, ये आपके सिक्रीशन, फिल्टरेशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होती है। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, सेल्स फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियस फ्लैट होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर पे होती है, ये डिफ्यूजन फिल्टरेशन का काम कर रही होती है। एयर सैक ऑफ लंग्स, ब्लड वेजल्स यानी कि बेटा एंडोथेलियम जिसे हम कहते हैं, आपकी बोमेंस कैप्सूल, आपकी ग्लोमेरुलस, ये एग्जांपल हैं आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के। गॉट इट? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब देखो जो आपकी एपिथेलियम है उसका जो फ्री सरफेस है उसमें मॉडिफिकेशंस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। सिंपल कॉलमनार में अगर आप देखोगे, सिंपल कॉलमनार यानी कि सिंपल ऐसी शेप, सिंपल कॉलमनार सॉरी क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल में अगर आप देखोगे बेटा, नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल हो सकती है, माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल हो सकती है और सीलिएटेड क्यूबॉइडल हो सकती है। इन दोनों का काम होता है बेटा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में। इन दोनों के एग्जाम्पल जो हैं, देखो सीलिएटेड जो क्यूबॉइडल है दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर ब्रोंक्यूल, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल जो है दैट इज प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और सिंपल क्यूबॉइडल जो है इट इज प्रेजेंट इन डीसीटी, थायराइड फॉलिकल्स, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जर्मिनल एपिथेलियम, ओवरी एंड टेस्टिस। सिमिलरली कॉलमनार एपिथेलियम लंबे सेल्स होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस ओवल होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन बेस पर होती है। सिंपल कॉलमनार को आप तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो, सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एंड सीलिएटेड कॉलमनार। इन दोनों का काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक है आपकी स्टमक में और ब्रश बॉर्डर है आपकी इंटेस्टाइन में। सीलिएटेड कॉलमनार आपकी प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में एंड लार्ज ब्रोंकियोल्स में। बट मैम कुछ आपकी क्यूबॉइडल सेल्स और कॉलमनार सेल्स स्पेशलाइज होती है फॉर सिक्रीशंस जो बनाती है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम को। अब ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स अगर मैं क्लासिफाई करूं, इट इज बेटा यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। एक सिंगल आइसोलेटेड सेल सिक्रीशन बना सकता है लाइक गॉबलेट सेल, दैट इज यूनिसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है जहां बहुत सारे सेल्स बेटा मिलकर एक सिक्रीशन को बना रहे होते हैं, दैट इज अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। मैक्सिमम ग्लैंड्स हमारे मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलकर उस सिक्रीशन को बनाते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, दे आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, बिना डक्ट के अपना सिक्रीशन बाहर करेंगे, हमारे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, सपोलो हार्मोन्स जिसके थ्रू बाहर आते हैं। एक्सोक्राइन जो डक्ट के माध्यम से अपना सिक्रीशन बाहर करते हैं, म्यूकस, सलाइवा, स्वेट, digestive enzymes, milk, they are all example of exocrine gland.
फिर हमने पढ़ा कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड होती है, जो किसी भी तरीके के आपके मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस से आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। वेरी लिटिल रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। कंपाउंड एपिथेलियम एक स्ट्रेच कर सकती है क्योंकि उसके पास बेसमेंट बहुत थिन होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। एक होती है बेटा जो स्ट्रेच नहीं कर सकती है, अगेन उसको आप कंपाउंड सिंपली बोल दो या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल दो, व्हिच इज प्रेजेंट इन टू पार्ट्स लाइक द ड्राई सर्फेसेस, एग्जांपल इज योर स्किन, इन द मॉइस्ट सर्फेसेस लाइक बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, वेजाइना एंड पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट। एक ड्राई सरफेस इसलिए क्योंकि उस कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर वाली लेयर में केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है, मेकिंग द सरफेस ड्राई एंड इम्परमेबल फॉर वाटर, बट द अदर वन इज हैविंग नो केराटिन प्रोटीन, द सरफेस इज वेरी वेरी मॉइस्ट। गॉट इट? ये हो गया आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम को सुपर समाप्ति एक्सप्रेस। आई होप बेटा आप लोगों को यूजफुल रहा हो। इट्स नॉट माई रिविजन बेटा, मेरा गला एक्चुअल में दुखता है, सच बताऊं अगर मैं आप लोगों को, बिकॉज लगातार बोलती हूं मैं, of course, but it's fine guys, brother and sister. Now what we are going to do is read पहले तो NCERT and then we are going to beta start with little bit of cell junctions because we have time. Okay, shall we? अब मैं ना कुछ questions करा देती हूँ, हो सकता है आज बेटा तुम्हारे ना टॉपिक में वो DPP में ना वो मिल जाए तुम्हें, क्या बोलते हैं, सेल जंक्शंस के क्वेश्चंस। यूजफुल है ना? ठीक है, तो अच्छी बात है, यूजफुल होना चाहिए, दैट्स ऑल। मजा आया मैम? चलो पानी पी लो मैम, पानी पी लेते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कराती हूँ, 4-5 क्वेश्चन है शायद जो कंपाउंड ये जो हमने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड है, जो शायद हम कर पाए, या सेल जंक्शंस के भी टॉपिक है यार इसमें तो, ठीक है, पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं, 2-4 कर ही लेते हैं, है ना। देखो मैम इसे समाप्ति एक्सप्रेस में डलवा दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, मुझे अलग से करने की इसको जरूरत नहीं है। आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर यू गाइज, ठीक है, तुम थोड़ा सा मेरे को ना टाइम दो बेटा, मेरे बड़े सारे मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं। आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर यू ऑल, जो तुम्हारे, मैंने बोला था ना, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे और थोड़े तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हें हेल्प करेंगे। सो आई विल ब्रिंग सच कंटेंट फॉर यू। ओके, आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग, मैं वैसे भी ओवर कमिटमेंट करूंगी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी फलाना, मैं वो करूंगी बेटा जो मैं कर पाऊंगी और जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि मैं आसमान फाड़ दूंगी बेटा, ऐसा मैं नहीं कर सकती, ऑब्वियस सी बात है, पर मैं कुछ ऐसी चीजें प्लान कर रही हूँ एंड आई विल मतलब ट्राई टू टेक आउट टाइम एंड आई नो कि वो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। ओके, अब सुनो इधर, कंपाउंड एपिथेलियम बेटा इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर ऑफ सेल होते हैं, और इसीलिए बेटा इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। मेन इनका रोल होता है बेटा प्रोटेक्शन देने में अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ओके, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये ड्राई सरफेस को बेटा कवर कर रही होती है, एंड द मॉइस्ट surfaces like buccal cavity, pharynx, inner lining of salivary ducts and pancreatic duct. Okay, चलो, लव यू बेटा। अब सेल जंक्शंस वाला टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, अच्छा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाला तुम्हें लिखना था ना, अतिरिक्त ज्ञान है बट तुम्हें लिखने का मन है तो मैं वो नोट डाल के लिख लो, फिर 2-4 क्वेश्चन करते हैं। बेटा छुट्टी तो यार इजी है ना, ऑनलाइन में देखो चैट्स ऑन करते हैं ना, ऐसी अनाप शनाप बातें करते हो, छुट्टी तो बेटा सबसे इजी है, एंड लेक्चर एंड छुट्टी। एक्स्ट्रा ज्ञान है ये, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड करके आप कहीं पे अगर एपिथेलियम सुनते हो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड होती नहीं है ये, स्ट्रेटिफाइड होती नहीं है ये, मल्टी लेयर्ड दिखती है ऐसी। अब आपको इसके बारे में बेटा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एपिथेलियम है एक्चुअल में, बट बेटा डोंट मतलब गो इनटू द डिटेल, है ना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के ना सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो यार, ट्रेकिया and large bronchi. Okay, but I will write it here, this is extra ज्ञान। ओके जी, एक्स्ट्रा ज्ञान है बेटा, नहीं लिखेंगे सोमू मैम फिर तो बढ़िया है, नो मैम प्लीज नो एक्स्ट्रा ज्ञान। अच्छा आर्यन बेटा, इस चीज पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो। अगर मैंने लिखवाया ना, अगर मुझे नहीं लिखवाना होता मैं नहीं लिखवाती, मैंने लिखवाया है तो लिख ले, ठीक है। हमेशा बोलती हूँ मेजर पॉइंट्स एंड आई एम वेरी वेरी मतलब कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आप बहुत आसानी से मैक्सिमम स्कोर कर लोगे प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड और क्लास के नोट्स पढ़ के। आई मीन इट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर तेरे 2 सवाल भी बेटा जूलॉजी के, मैं सिर्फ कह रही हूँ, बॉटनी के नहीं कह रही हूँ, इधर उधर से आ भी जाए ना बेटा तो भी तू सिलेक्ट हो सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिसेंट ईयर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ आ जाएगा, तो 350 वैसे भी लेके आ सकता है ना। तो मैं तुम्हें वैसे भी कहती हूँ
कि डिस्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं होना है, अब तुम्हारा भरोसा होना चाहिए, तुम्हारा बेटा ट्रस्ट होना चाहिए। तुम देखोगे इस साल भी बच्चे आएंगे, खुद बोलेंगे, बच्चों के मुंह से ज्यादा बेटर लगता है ये सुनने में, है ना। तो लेकिन अगर मैंने लिखवा दिया ना बेटा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक बार देख ले यार, टेंशन क्या है ना। उसमें लोड मत ले, इतना लोड मत ले। ऐसा मैं कुछ करा भी नहीं रही हूँ बेटा कि जो तेरे को, मुझे पता है ना कि अगर मैं तेरे को इतना भारी भारी कुछ दे दूंगी तो कर नहीं पाएगा, तो चिल चिल। ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट से बेटा क्वेश्चन करो। पोल अगर नहीं आता है तो मॉड्यूल नहीं है बेटा। देखो अगर तुम मॉड्यूल ले सकते हो बेटा तो आई विल सजेस्ट कि मॉड्यूल ले लो, बिकॉज उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करने को मिलेगी, उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेगी, ठीक है। अगर तुम मॉड्यूल नहीं लेते हो, मतलब अगर तुम मॉड्यूल नहीं ले पा रहे हो किसी भी रीजन से, तो हम क्लास में वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम हर एक चैप्टर के बाद में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम PYQs भी करेंगे, ठीक है ना। चलो नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हुई उस बच्चे से, उस बच्चे ने तो अपना जेन्युइन कंसर्न बोला है, मैं नाराज थोड़ी हुई हूँ उससे। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट एट द बेस, they are composed of single layer of tall and slender cell. Their free surface may have microvilli. Single layer of cell तो definitely not compound epithelium. Tall and slender cell, that is definitely beta simple columnar epithelium. Option 3 is the correct answer. ठीक है, तुम अपनी भावनाएं मेरे साथ में शेयर कर सकते हो बेटा, लेकिन ऐसी ही भावनाएं, है ना। कई लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मुझे इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं है बेटा, ज्यादा सच बता रही हूँ। मुझे आपकी भावनाएं सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि आप मेरे साथ में पढ़ रहे हो, हम म्यूचुअली पढ़ रहे हैं। सो दिस इज बेटा योर लीडर बोर्ड, वेरी नाइस। आपको 7 करोड़ रुपए तो मैं दे नहीं पाऊंगी बेटा, उसके लिए तो पहले मेरे को कमाने पड़ेंगे 7 करोड़। अरे ये तो कर नहीं पाओगे ना यार। ब्रोंकियोल्स और गॉबलेट सेल क्या क्या मैच कर सकते हो? चलो मैं पोल नहीं कराती इसके लिए, क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी आ गया है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स में मैं चलो सीलिएटेड एपिथेलियम मार्क कर देती हूँ। कर तो पाओगे, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ना, वैसे तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है ना, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। बाकी तुम्हारी गॉबलेट सेल होती है बेटा ग्लैंड्यूलर, यानी कि बी का हो गया 3। तुम्हारी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाऊंगी, और एडिपोज टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाऊंगी, बट तुम मार्क कर लेते क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था। अच्छा कई बार पेपर में भी ऐसा होगा, 2 ऑप्शन हो सकता है, तुमने कभी जिंदगी में ना सुने हो, बट ऑप्शंस ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि तुम आंसर मार्क कर लोगे। ओके सो उसका टेंशन नहीं लेना। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3। चलो, अरे यार फिर ये वही आ गया यार, मैंने मिक्स करके क्वेश्चन रख दिए हैं एपिथेलियम के और कनेक्टिव टिश्यू के। हाँ कोई नहीं, चलो मैं करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एपिथेलियल टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर लिंकिंग एंड कनेक्टिंग, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो आपको मालूम ही है, तो कनेक्टिव टिश्यू करती है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज टेंडन एंड लिगामेंट आर टाइप ऑफ डेंस इरेगुलर, ये भी गलत है, मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है प्लीज। हाँ जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है वो लिंकिंग नहीं करती है, वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू कर रही होती है, और टेंडन और लिगामेंट दिए हुए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुम चिल रहो, तुम्हें नहीं आता है अभी, और इसलिए तुम बी आंसर क्यों दे रहे हो? अच्छा क्योंकि दोनों इनकरेक्ट है। हाँ मैं देखो इस करेक्ट दिया हुआ ना, मैं इसको इनकरेक्ट पढ़ रही थी, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। एक्चुअल में ये टेंडन्स और लिगामेंट्स मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं भी एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ बेटा, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं। ओके बट एनीवे ऑप्शन 2 ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। बोर्ड को देख रहे हो कितनी मौत आ रही है। ये दिस क्वेश्चन, दिस द डायग्राम। अच्छा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है किसका बेटा? ये डायग्राम दिया हुआ है मल्टी सेलुलर ग्लैंड का। तो बोला है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। Identify the incorrect statement with respect to the diagram given below. It represents a multicellular, yes, it can be endocrine gland, exocrine gland. अच्छा ठीक है, हो सकती है बेटा मल्टी सेलुलर ग्लैंड, तो बेटा एंडोक्राइन भी हो सकती है, एक्सोक्राइन भी हो सकती है, डेफिनेटली। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल स्क्वामस, नो। This type is present in salivary glands, yes. It's not a modification of simple squamous epithelium because squamous cells होते ही नहीं है, ये होते हैं या तो क्यूबॉइडल या तो कॉलमनार। ओके सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, दैट्स योर आंसर। यस यार ये कहाँ है? हाँ तो बेटा देखो ये अब सेल जंक्शन वाला क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, और हमारी एपिथेलियम हो चुकी है खत्म, और हमारे पास है 10 मिनट का टाइम, जो कि 11 मिनट टेक्निकली, तो मैं जिसमें से 5 मिनट तो मैं पढ़ाऊंगी,
और 5 मिनट फिर टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना बेटा। मैं एटलीस्ट इंट्रोडक्शन देके जाऊंगी और मुझे इसमें तुमसे पूछना नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? हाँ, तुम मेरे को मानते हो ना? मैम मानते हो, मैमड़ी मानते हो, सोमो दीदी मानते हो, या जो भी मानते हो बेटा, ठीक है? कुछ तो मानते ही होगे, ठीक है ना? हाँ, हम आपको फालतू मानते हैं कोई ना, कुछ तो मानते हो। फालतू मानना भी कोई कम बात होती है? किसी को फालतू भी तो मानना बहुत बड़ी बात है। किसी को मानते तो हो कुछ। व्हाटएवर, नाउ कम बैक। हम बेटा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल जंक्शंस, ओके? तो सेल जंक्शंस हम आज तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आज हमारी वीक की क्लासेस भी खत्म हो गई है। सेल जंक्शंस जो होते हैं ना सपोलो, दे आर कनेक्शंस बिटवीन सेल्स, ओके? स्ट्रक्चरल, खुद ही बोल के हंसी आ रही है मेरे को। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं बिटवीन सेल्स। हम सेल जंक्शंस को इस टॉपिक के बाद ही क्यों पढ़ते हैं बेटा? क्योंकि एपिथेलियम में आप देखोगे सारे टिश्यूज में बेटा आपको सेल जंक्शंस दिखेंगे मोर और लेस, लेकिन सबसे ज्यादा सेल जंक्शंस आपको एपिथेलियम में दिखते हैं। इसीलिए हम इस टॉपिक को एपिथेलियम के बाद पढ़ते हैं, ओके? जंक्शंस आर लाइक अ कनेक्शन, या तो वो कोई ना कोई बेटा आपके टिश्यूज में, सेल्स के बीच में फंक्शनल कनेक्शन करने में हेल्प कर रही होगी, फंक्शनली हेल्प कर रही होगी, या तो बेटा वो किसी ना किसी तरीके से उनके स्ट्रक्चर को बेटा सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है ना? सो हम इसीलिए कहते हैं सेल जंक्शंस। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो दे देते हैं ना बेटा, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम विच इज वेरी कीमती। सो जब मैं सेल जंक्शंस कह रही हूं, आई एम सेइंग इज दैट these are structural and functional, यानी सेल्स आपस में या तो बेटा स्ट्रक्चरली कनेक्टेड है या तो उनमें कोई फंक्शनल कनेक्शन है। फंक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन सेल। जब भी इसमें से बेटा क्वेश्चन आया ना तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं कि बताओ टाइट जंक्शन है तो वो क्या कर रहा है, टाइट जंक्शन है तो बेटा वो क्या कर रहा है, गैप जंक्शन है तो बेटा वो क्या कर रहा है, और एडहेरिंग जंक्शन है तो क्या कर रहा है। कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस, वेरी इजी क्वेश्चंस बेटा दे आस्क यू। एंड मैं इसको कराऊंगी भी ऐसे ही आपको, तो आप ना फ्लो चार्ट अभी से ही बना लीजिए, ओके? आपके पास अगर मतलब क्या आधे पेज का स्पेस है ना बेटा, हो जाएगा, ओके? आधे पेज के स्पेस में एब्सोल्युटली हो जाएगा बेटा। हम अगली क्लास में कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बैकलॉग के साथ में नहीं आना, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया से सारा रिवाइज करके आना। मैंने वैसे भी रिकॉल करा दिया है आज आपको सारा, है ना? मैं बोल रही हूँ ना बेटा, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, किसी की बातें नहीं सुननी है। कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, खराब बोल रहा है, डोंट लिसन टू एनीबॉडी। फोकस होके यही सोचना है, अगले साल देखेंगे। अब अगले साल देखेंगे, अगले साल हम अपने रिजल्ट्स के थ्रू जवाब देंगे, ठीक है? होता है आपको कोई कोई आ रहा होगा घर भर में ताने वाने, है ना? गैप जंक्शंस लिखते हैं, होता है बेटा इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा। आई नो बुरा लगता है वो सब सुन के, बट अभी एक ही काम कर सकते हो, इग्नोर करना। और किसी के सामने ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको फर्क पड़ रहा है किसी से, है ना? हाँ, अंदर कभी मन करे अकेले में रो लेना, कोई बात नहीं, अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो, बट ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके? बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ना और ज्यादा उस चीज का फायदा उठाएगा। रोना कोई बुरी बात नहीं है वैसे, रोना इज अ गुड थिंग, यू फील लाइट। मैं भी रोती हूँ, पता है तुम्हें? हाँ मैम, वाई आर यू ऑलवेज सो हैप्पी, ऐसे बोलते हैं लोग। बिकॉज आई एम, टच वुड। टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस, दीज आर द 3 टाइप ऑफ बेटा सेल जंक्शंस जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके बेटा सेल्स के बीच में आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन दिखते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट टाइट जंक्शंस, मैं एटलीस्ट डेफिनेशन तो बता दूं ना आप लोगों को, है ना? प्रिवेंट, और ताकि मैं अगली क्लास में इसको फिर कंटिन्यू कर सकूं। प्रिवेंट, मैं डेफिनेशन लिखवा के जा रही हूं। लीकेज अक्रॉस द सेल, ऑल्सो नोन एज, फिर डेफिनेशन लिखवा के जा रही हूं, समझाऊंगी अगली क्लास में। ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेटिंग जंक्शंस,
also known as communicating junctions. Helps in communication by transfer of ions, small molecules, and sometimes even big molecules. मैं अगले क्लास में ना डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. ओके, इससे तुम्हारे वैसे डीपीपी वाले ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, बट समझाने वाला पार्ट तो अभी नहीं समझाया ना बेटा, तो मैं अगली क्लास में समझाऊंगी. हेल्प्स इन सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स. दैट्स ऑल. इसे नोट कर लो. ठीक है, बस इतनी सी क्लास है ना. या मैं ना आपको कुछ होमवर्क दूंगी, आपको नहीं दूंगी होमवर्क. ठीक है, आपको चाहिए होमवर्क. बच्चों को कुछ होमवर्क देना है मॉड्यूल का, उसमें आप बस क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं आपको भेज दूंगी, वही लिखना है बस, फिर पीडीएफ अपलोड कराना है ना. I hope beta the entire week was good for you because it was wonderful for me. Okay, so entire week was really good for me. Good नहीं बोलूंगी, wonderful for me, है ना. और आपके लिए भी आई होप बेटा बहुत अच्छा रहा हो ये सप्ताह. अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, है ना. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू हैव बिकम पॉजिटिव. थोड़ा सा तो एटलीस्ट पॉजिटिव हुए हो, है ना. हाँ, तो आई रियली होप दैट बेटा कि आपको क्लासेस में आके पढ़ाई करके मिलके थोड़ा सा पॉजिटिव आपका माइंडसेट हुआ हो इन दिस टफ सिचुएशन. एंड बस ये पॉजिटिविटी बनाए रखनी है. ओके, एंड लाइक आई सेड, वो बातें ही सिर्फ बोलनी है जो तुम चाहते हो. उस एनर्जी को बेटा यूनिवर्स से अट्रैक्ट नहीं करना है जो तुम नहीं चाहते. बिकॉज अगर आप वो चीजें रिपीट करते रहोगे तो वो एनर्जी अट्रैक्ट होती है. आई बिलीव दैट. तो मुझे लगता है कि व्हेन आई एम एंड दैट्स व्हाई मैं कह रही थी मैं डांटूंगी भी ऐसे स्माइल करके. नॉट एवरी टाइम इट हैपेंस, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है कि वैसे ही डांट तुम्हें पड़नी चाहिए. हाँ, चलिए गाइज, सॉन्ग सुना देते हैं गाइज, बिल्कुल सुना देते हैं. एग्जाम्पल्स बता दे रही है वो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक. कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे. उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न जाने न भाले न ताए रे, दिशाहारा केमन बोका মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे. उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न जाने न भाले न ताए रे, दिशाहारा केमन बोका মনটা রে, दिशाहारा केमन बोका মনটা রে. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, अनेक अनेक धन्यवाद. बंगाली लोग कह रहे हैं हाँ थोड़ा सा बंगाली में गाना था ये, इसमें दिशाहारा केमन बोका মনটা রে. तो ठीक है, अनेक अनेक धन्यवाद सबाई के, चाहे आप बंगाल से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, कश्मीर से हो, सारे बच्चों को, चाहे आप हमारे इंडिया से हो ना, इंडिया से
यस, सो आई लव यू ऑल बेटा। आप मुंबई आ सकते हैं, नहीं अगर मुंबई को मेरे को चाहिए का, मुंबई को आके लेके जाने का, ओके चलिए बाय बाय यार, लव यू ऑल, सी यू ऑल बेटा नेक्स्ट वीक। बहुत अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जरूर जरूर बताइएगा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। बाकी हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वे बेस्ट, थैंक यू, बाय।